देता हूं, तब तक आप करिएगा स्टार्ट। देखिएगा इसने क्या बोला है, ये एंगल बाइसेक्टर है। 40 40 दिखा तो एंगल बाइसेक्टर दिखा। ए बी अगर 6 दे रखा है, एसी अगर 9 दे रखा है, तो 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन एक बॉर्डर लाइन होती है। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन एक बॉर्डर लाइन होती है। बोलो बोलो ये बात अगर सहमत हो तो। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है एक बॉर्डर लाइन होती है भाई। अगर बॉर्डर लाइन होती है तो ये 2 रेशो इधर आ जाएगा, ये 3 रेशो इधर आ जाएगा। मानते हैं आप यहां तक बात को? बिल्कुल मानते हैं जी। बीसी 8 है, अगर ये 2 है ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। लेकिन हकीकत में टोटल 5 ना होकर बीसी है कितना? हकीकत में टोटल 5 ना होकर बीसी कितना है? 8 है। 5 का मान 8 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 8/5। और 1 का मान अगर 8/5 है तो डीसी डीसी का मान भी कितना हो जाएगा? 8/5। और 8/5 है तो 24/5। और 24/5 का मतलब समझा, 5 चौका 20, बचेगा 4 और 5 8 40, 5 चौका 20, 4.8। तो डीसी का मान आ जाएगा 4.8। एंगल बाइसेक्टर की ही वही सिंगल प्रॉपर्टी, उसी के ऊपर अपन काम कर गए हैं। एंगल बाइसेक्टर का सीधी सीधी उस प्रॉपर्टी पे अपन काम कर गए। क्लियर है मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 54, ट्रायंगल एबीसी में करते चले जाओ मेरे साथ साथ बस आप। तो मैं भी फिगर बना रहा हूं, आप भी बनाइए। मैं इसको हटा देता हूं, मैं आपसे थोड़ा सा लेट चलता हूं। आया किसी का आंसर? आया भाई? देखो ये मुझे कह रहा है ये ए है जी, ये बी है जी, ये सी है जी। और ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं होगा। 2 4 5 बार करेंगे तो चीजें ध्यान होती है ना, धीरे धीरे होंगी ध्यान, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये ई है। अब ये कह रहा है ये ए बी, ये ए सी, ये ए ई पर काटता है, तो ए बी रेशो ए डी बताना है क्या होगा। ए बी रेशो ए डी बताना है क्या होगा। ठीक है, और ए ई रेशो यानी ए ई रेशो ए सी आपको बताना। चलो मैंने इसको इससे मिला लिया, मैंने इसको इससे मिला लिया येलो लाइन से। चलो जी, अगर एक बात देखना, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है क्या? देखो 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 मेरी नजरों से देखो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है क्या? सेम आर्क एंगल, आर्क दिखाई दे रही है? या एसी को देखो कोड से, इधर बना कौन, उसी कोड से इधर बना कौन, सेम आर्क। क्या बताना पड़ेगा? किस दिखाई देगा? दिखाई देगा तो ऐसे कर देना। हाँ बस ठीक है, ओके। दिखाई अगर दे जाता है तो ऐसे कर देना, सेम आर्क बी और ई। ये इसने खुद बोला है अर्ध विभाजक, विभाजन का आधा उस विभाजन, यानी ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो जो ये वाला एंगल होगा, जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा दोस्त? ये भी थीटा होगा। बोलो यार, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। बोलो यार, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दोनों थीटा हो गए। और ये एक कौन, ये मतलब एक मैंने 2 ट्रायंगल उठा रखे हैं। एक तो उठा रखे ट्रायंगल ए बी और डी, और एक ट्रायंगल उठा रखी है ए ई सी। देखो एक कौन ये बराबर, एक एंगल ये थीटा इक्वल टू थीटा, दूसरा एंगल ये बराबर हो गया। एंगल बाइसेक्टर के थ्रू जब 2 एंगल बराबर हो गए, और खुद देखो यार ए बी डी और ए ई सी, जब किसी त्रिभुज के दोनों एंगल बराबर हो जाएं तो क्या तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो, हो जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। और अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो क्या त्रिभुज सिमिलर हो जाएगी? बोलो यार, क्या ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी? सिमिलर तो हो ही सकते, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकती, लेकिन सिमिलर तो हो ही सकती है। तो देखो एंगल बी है तो उधर ई लिख दिया, थर्ड एंगल या डी था तो या सी लिख दिया, और ए की जगह ए रख दिया, सिमिलर हो गई। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई तो मैंने बोला ए बी पहले दोनों, तो इधर से ले लिया मैंने ए ई इज इक्वल टू आखिरी वाला ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी, ये ले लिया। और अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ए बी बाई ए डी, आंसर आ जाएगा 4:5। वही तो हो गया, यही तो ये हमको गिवन ही कर रखा है। मैंने सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज कर दी, मैंने सिर्फ इन दोनों की, ये इसके बराबर है जी, तो इसको इधर ले आया, मैं इसको इधर ले आया, तो जगह चेंज होती है, क्या हो गया? बन गई बात। तो आंसर आ जाएगा 4/5। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे सोचो, धीरे धीरे दिमाग लगाइए। 150 क्वेश्चन के करीब मैं कराऊंगा, 152 क्वेश्चन। पहले शीट नंबर 1 है, लेवल नंबर बेसिक, बेसिक लेवल की चीजें। पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराया ट्रायंगल के बारे में जितना भी हो सकता है, उसके बाद मैंने आपको ये चीजें करवाने लगा। वो अंतर्वृत्त का केंद्र है भैया, एंगल बाइसेक्टर है जी, एंगल बाइसेक्टर है जी। तो बीओसी बताओ, ये गड़बड़ करके अभी भी देख ले, अभी भी अजय मेरे भाई गड़बड़ नहीं करनी है। आपने इसको सर्कम सेंटर मान दिया, ये क्या होता है? भूल गए इतना जल्दी? 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, बस ये छोटी छोटी तो बातें होंगी। और 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। वो छोटी छोटी सारी बातें याद करो। एंगल बाइसेक्टर की 3 ही तो बात बताई थी रे, एंगल बाइसेक्टर की तीनों बात फिर बता दूं, ऐसे ही याद होती हैं। पहली बात कौन सी थी? ये वाली पहली बात थी, ये वाली। ये कौन सी बात थी? 90 प्लस ए बाई 2। दूसरी बात कौन सी थी? दूसरी बात थी ये वाली, 90 माइनस ए बाई 2। दूसरी बात थी 90 माइनस ए बाई थी, ए बाई 2। बात समझ में आई? ये एबीसी, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है। 3 5 और 6, बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार की एडी इस तरह खींची जाती है कि कोण ए को समद्विभाजित करते। कहने का मतलब एंगल बाइसेक्टर है यार, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, खत्म कहानी। तो बीडी की लंबाई बतानी है, और ए बी 3 है, ए सी 5 है,
तो बताओ मुझे बात, क्या ये 3 हो जाएगा, क्या ये 5 हो जाएगा? तो 3 और 5 टोटल कितना, 8 हो गया। 8 का मान दे रखा है 6, तो 1 का मान दे रखा है 6/8, और 1 का मान अगर 6/8 है, 1 का मान अगर 6/8 है, तो हमको चाहिए है 3 का मान। 8 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 9/4। बोलो यार, बोलो अगर बात बिल्कुल सही है तो, हाँ ना यस नो। चलो जी फटाफट बताइए। ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बी आई सी 135 डिग्री 135, तो 135 होगा, तो ये वाला कोण 90 प्लस a/2 होता है। तो a/2 का मान कितना आ गया है, a/2 इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 90 में 45 तो जुड़ा हुआ है, 90 तो ये होगा तो 45 तो एक्स्ट्रा रह गया, तो a इक्वल टू कितना बन गया है 90 डिग्री। और a इक्वल टू अगर 90 डिग्री बन गया यार, a इक्वल टू अगर 90 डिग्री बन गया, तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि a बराबर है अगर 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर, स्पीड बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरी 152 सीट के, ये पूरी सीट हमको करनी है। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी समद्विभाजक ये आएगा भाई। इसने बोला है कि इसका परिवृत्त, मैं इसको फिर मैं हटा देता हूं, आप आराम से बनाओ, पहले क्वेश्चन खुद बनाओ, मैं 1 मिनट में मैं फिगर थोड़ा सा, तब तक मैं फिगर को करेक्शन देता हूं, तब तक मैं विद शेप से फिगर बनाता हूं। थर्टी फाइव, ये क्वेश्चन हो गया शायद पहले, ये क्वेश्चन हो गया ना शायद, हाँ हो गया है, यस। बाकी बच्चों से क्यों नहीं हुआ भाई, बाकी बच्चों से भी होना चाहिए था मेरे भाई। एंगल ए 50 डिग्री, ये कौन ए है, ये कौन बी है, ये कौन सी है, कौन ए 50 है, ये एक्स है, तो सी जेड वाई 30 दे रखा है। हाँ ये मेरे को अच्छे से जाना है, ये तो रिपीट है यार, 58 नंबर रिपीट है ये। अगर अगर मैंने यहाँ से देखा, 1 मिनट रुकना, मैं इसको नोट कर देता हूँ, 58 रिपीट है, मैं इसको ऐसे तो कैसे नोट करूंगा मैं, 58 रिपीट, ताकि इसको फिर मैं हटवा दूं। मैं अब बता देता हूं कि ये अगर 30 डिग्री है, तो इस आर्क के द्वारा, अब एक दे रखा, ये 15 हो गया, ये अगर 35 हो जाएगा, तो ये वाला अगर इसके द्वारा एक ट्रायंगल एबीसी, ए इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं, बी इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं, सी इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं। यदि एंगल ए का कोण समद्विभाजक इसको मिलता है और अंत केंद्र ओ से गुजरता है, ये जी ओ है, तो आपसे पूछा इसने ए ओ रेशो ओडी, ए ओ रेशो ओडी याद आया, अरे कुछ याद आया, इन दोनों का जोड़ 57 प्लस 33, 57 प्लस में 33 डिवाइडेड बाई सामने वाली भुजा, 7 3 10, तो 60 30 90, तो 90/30 और 90/30, तो कितना बन जाएगा 3/1। बोलो भैया साहब, बोलो बोलो बोलो, 90/30 तो कितना बन जाएगा रे, बन जाएगा सर 3/1। बोलो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। आपको धीरे धीरे चीजें लगने लगेंगी आसान, ज्योमेट्री कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक ही बार सीख लिया खत्म, कहानी ना भूलने की चीज है। समद्विभाजकों, द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, 60 की लैंग्वेज में गड़बड़ है, 60 की लैंग्वेज में गड़बड़ है, मैं लिख देता हूं, इस कॉपी पे मैं नोट करता हूं कि इंग्लिश पढ़ के करो क्वेश्चन। देखो, द एंगल बिटवीन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स इज ट्रायंगल, एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 54। ये लो जी, ये अब ये लो जी, ये चमन दे रखा है, ये चमन दे रखा है, तो आपको एक बात पता है, तीसरा कोण बताना है, बोलो क्या होगा, तीसरा कोण बताना, ये एंगल होता कितना है 90 माइनस θ/2 इक्वल टू 54 है, 54 इधर आ जाएगा, 54 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, तो θ/2 इक्वल टू 36 है, और θ/2 इक्वल टू 36 है, तो थीटा इक्वल टू कितना है 72 है, तो यानी थीटा बराबर आ जाएगा 72। छोटे छोटे रिजल्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आपके लिए, ये बच्चा बहुत देर से परेशान है, मैं तब तक आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूं, मैं इससे बात कर लेता हूं एक बार, इस बच्चे से क्या दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो, ये ए एडी ट्रायंगल एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक पर लंब है, एडी इज परपेंडिकुलर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ये गलत दे रखा है, ये एंगल बी आएगा, ये गलत दे रखा है, मुझे क्वेश्चन याद है, ये क्या कह रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं, एडी ए बी सी के बी के आंतरिक समद्विभाजक पर लंब है, एडी इज परपेंडिकुलर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बात समझे आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बी का एंगल बाइसेक्टर है ना यार, जो बी का एंगल बाइसेक्टर है,
बी का एंगल बाइसेक्टर, उसके ऊपर एडी परपेंडिकुलर है। अगर ए से डायरेक्ट खींचेंगे तो इसके ऊपर एडी परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, ये परपेंडिकुलर बनेगा जो एसी से ई पर मिलता है। डी, ये डी पॉइंट है, डी ई डी से गुजरते बीसी के समानांतर खींचा गया, डी से गुजरते बीसी के समानांतर खींच दिया, ये लो जी, ये ई है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। और अब मैंने बोला डी से पैरेलल खींच दिया, तो ए ई बताना है कितना होगा, और ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, एडी इज परपेंडिकुलर। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है, ये एक ट्रायंगल है जी, और इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर इस सामने वाली भुजा पर, इस सामने वाली भुजा पर अगर परपेंडिकुलर बना दे तो ये ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। अगर इस सामने वाली भुजा पर अगर परपेंडिकुलर बना दे तो ये ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर इस एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर अगर समद्विबाहु बना दे तो ये ट्रायंगल ये हो जाएगी। अब मैं कहता हूं सिर्फ ट्रायंगल देखो ए बी, ये एम लगा लो, कुछ भी एम पॉइंट लगा लो, ट्रायंगल देखो ए बी एम, बाकी चीज को मत देखना, बाकी चीज को मत देखना, ट्रायंगल ए बी एम, अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, एएम को क्योंकि परपेंडिकुलर तो एएम पर डल रहा है ना कि एसी के ऊपर, परपेंडिकुलर एएम पे डल रहा है, इसलिए हमने इस सी लाइन को हटा दिया। मैं एक बार के लिए हटा ही देता हूं, कभी जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं तब तक थ्योरी क्लियर होगी नहीं। ये लो जी, जब भी क्या बोला मैंने, इस बात को बोला कि भाई साहब जब एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर का निशान है, एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर सामने वाली भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर डालता है, एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर, तो ये दोनों साइडें बराबर होती हैं जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचा गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये वाला और ये वाली दोनों लाइनें बराबर होंगी? बोलो दोस्त, अगर ये वाली और ये वाली दोनों लाइन बराबर होगी तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा, ये एडी मिड पॉइंट बन जाएगा। डी यहां से हमने प्रूव कर लिया, डी इज अ मिड पॉइंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, डी इज अ मिड पॉइंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बोलो दोस्त बोलो, डी इज अ मिड पॉइंट बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब मैं इस बात को फिर से वापस ऐसे कर देता हूं। अब मुझे इसने क्या बोला, डी मिड पॉइंट हो गया जी, और अब ले लो जी ट्रायंगल एएमसी, अब ले लो ट्रायंगल एएमसी, एएमसी में अगर एक भुजा के मिड पॉइंट से दूसरी भुजा के पैरेलल एक रेखा खींची जाए तो ये ईबी मिड पॉइंट ही होगा। ये सिमिलरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक भुजा के मिड, एक भुजा ट्रायंगल एएमसी में, देखो जी ट्रायंगल एएमसी में, एएमसी में क्या है, डी मिड पॉइंट प्रूव हो गया, डी मिड पॉइंट प्रूव हो गया किसके थ्रू, आइसोस्केल्स के थ्रू, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स के थ्रू ये प्रूफ हो गया। और आइसोस्केल्स के थ्रू अगर ये प्रूफ हो गया, आइसोस्केल्स के थ्रू अगर ये प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि डी मिड पॉइंट है, और डी मिड पॉइंट अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु से इसके पैरेलल लाइन खींची जाती है, इसने खुद बोला डीई, डी से गुजरते बीसी के समांतर खींचा गया, अगर पैरेलल लाइन खींची जाती है तो जहां पर ये टच करेगी वो भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां से पता चल गया ई इज आल्सो एन मिड पॉइंट, ई इज आल्सो मिड पॉइंट, और ई अगर मिड पॉइंट हो गया है, ई दो बार मध्य बिंदु हो गया तो एसी 12 है, एसी 12 है तो एई बताना है, तो दोस्त ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। ये क्वेश्चन 2015 के मेंस का क्वेश्चन है, 2015 या 2016 का, मुझे अच्छे से याद है ये क्वेश्चन, कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन जब आया था इस क्वेश्चन एक मात्र यही, हाँ 2015 के, ये 2015 नहीं भाई 2014 के मेंस का क्वेश्चन है। मैं भी करूं, मेरे पेपर में था क्वेश्चन 2014 में, मैंने भी तो मेंस दिया था, मैं तो 2013 में भी दिया था मेंस, 2012 में भी दिया था, लेकिन सबसे आखिरी बार मैंने एसएससी का पेपर ही 2015 में दिया था। उस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार रैंक जो आएगी आएगी, वो लास्ट रैंक मानूंगा मैं मेरी जिंदगी की, आपकी बात नहीं, लेकिन उस बार मेरे 197.5 आ गए थे। तो इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे, 3 बच्चों के 197.5 थे, 3 के, उसके 200/200 उस वक्त था ही नहीं, 2016 से शुरू हुआ 200/200 का टारगेट। तो 2016 में भी 5 बच्चों के शायद उसमें से एक स्टूडेंट अपना था, इस बार तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार में आपका भी नाम आए इस चीज में। आप चाहे भैया फुल बटा फुल नंबर आना चाहिए, चाहे आप सीएचएसएल का मैथ दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस का मैथ दे रहे हो, चाहे आप इसका सीजीएल प्री दे रहे हो, चाहे सीजीएल मेंस दे रहे हो, चाहे सीबीटी 2 दे रहे हो, चाहे सीबीटी 1 दे रहे हो, ग्रुप डी दे रहे हो, फुल बटा फुल की आदत रखो। जब एक मन में सनकपन आ जाता है मुझे, और फुल बटा फुल पता कब आएगा, जब आप टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक्सवाइजेड चीजें पढ़ के बैठ गए, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, ऐसे कभी भी किसी बच्चे का पूरा स्कोर नहीं आ सकता। पूरा स्कोर तभी आ सकता है जब आपको टू द पॉइंट चीजें पता हो। आप घर पे जल्दी इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको टू द पॉइंट पता, यहां से लेफ्ट मारना, यहां से राइट मारना, यहां ब्रेक कराएगा, अब आगे घर पे पहुंच गए। लेकिन आप किसी अननोन फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो वहां पर पता करना पड़ेगा, अरे यार गूगल चेक करता हूं, ये चेक करता हूं, घर में जाने में कभी गूगल नहीं चेक करते हो, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो 200/200 नंबर लेने के लिए मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं, इस कंटेंट को यार 2 3 4 बार कर देना, मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन बताइए, ट्रायंगल एबीसी में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कह रहा है कि एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर डीसी को, सीडी एंगल का सीडी को ई तक की एई और सीई बराबर हो गई, कैसे हो सकता है भाई, ये सीडी हो गया, सी ए ई, अच्छा समझ गया मैं। देखो यार ये सी कौन ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो। अब ये कह रहा है कि सी का एंगल बाइसेक्टर ये डी है जी, अब इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और अगर तो एसी और सीई आगे बराबर हो गए, ठीक है जी, एसी और सीई बराबर हो गए, ठीक है, एंगल सी ए ई, ये जी एंगल बाइसेक्टर है। बताओ यार, 1 मिनट है आपके पास, आराम से सोचो, पहले जितना सोचेंगे ना उतना आपके दिमाग खुलेगा, और दिमाग खुलेगा तो बात बनेगी। बोलो सोचो, आराम से सोचो इस बात को, 1 मिनट का पूरा टाइम दूंगा मैं, 60 से 70 सेकंड, और ये नहीं कि 60 सेकंड बैठ के ऐसे देखते रहे, सोच रहे हैं जी ना, कुछ करो। जब तक ज्योमेट्री तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, जब तक कुछ लिखेंगे नहीं कि चाहे एंगल मान लो। देखो जब भी कुछ ना समझ में आए ना, जब ज्योमेट्री में कुछ भी समझ में ना आए तो एक बात समझ लेना, सिमिलरिटी, बस खत्म कहानी सारी चीजों की। अगर आपको कोई रूल याद नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, तो सिमिलरिटी लगा दो, खत्म कहानी। ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी में एंगल बाइसेक्टर लगेगा, साइड का रेशियो बनेगा। बोलो बोलो यार, 1 मिनट का वक्त है, करके देखो।
बोलो शाबाश। 120 एंगल दिया है अजय ने। देखते हैं, अभी आंसर तो मेरे पास भी नहीं होगा, लेकिन देखते हैं आपने अगर 120 दिया है। मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक और ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन करूंगा मैं। मैंने लिखा था अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे भेजा था, मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, मैंने लिख लिया था तुरंत उस क्वेश्चन को। नहीं जी, नहीं मिल रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो सीडी करवाना पड़ेगा। मुझे लगा मैं साथ साथ ही करवा देता, ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है भाई। मैं जो भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको एक जगह कलेक्शन करता हूँ। क्या एक ही बच्चे का आंसर आया क्या? आधा मिनट और सही, और आधे मिनट के बाद मैं करता, कुछ तो लिखो सही गलत, या सर हम ट्राई भी कर पा रहे हैं, जो बच्चा ट्राई भी कर पा रहा है वो कुछ तो लिखो भाई। यार मेहनत करना नहीं चाहेंगे तो कैसे कुछ हो तो। वैसे मैंने फिगर गलत बना रखा है, इस वजह से भी हो सकता है आपका आंसर नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैंने सीडी आंसर आ रहा हो, लेकिन हो सकता है आपने भी सही किया हो, मुझे भी जानी। देखो यहां मैंने क्या लिखा, सीडी को आगे बढ़ाया, मैंने क्या किया, सी डी और उसके आगे बढ़ा दिया, लेकिन इसने क्या बोला है, डी सी को आगे बढ़ाओ। ज्योमेट्री में हमेशा चीज सीक्वेंस में चलेगी, अपनी सिमेट्री मत बनाना, सिमेट्री उसके हिसाब से बनाना मेरे दोस्त। अपनी सी से डी और फिर बस ऊपर आंसर दिया। किसी बच्चे ने मुझे ये भी नहीं बताया कि सर ये गलत सीखी हुई है, गलत लिख दिया है, क्योंकि आप तो देखते चले गए। आंसर इसका 15 है, अगर कोई बच्चा आंसर पूछेगा तो आंसर तो इसका 15 है, ये लो जी। ठीक है, अभी मैं आपको एक फिगर बनाता हूं और फिर मैं आपको चीजों को समझाता हूं। एक एंगल बाइसेक्टर खींचा गया डी। अब आपको समझ आ गया सीडी को बढ़ाना है कि डीसी को बढ़ाना है, बोलो। इसने बोला डी से शुरू करो जी, फिर सी पे जाओ जी, फिर आगे बढ़ाओ जी। और सीडी के ऊपर क्या होता है, सी से शुरू करो जी, डी पे जाओ जी, फिर आगे बढ़ाओ जी। तो दोनों बातों का मतलब समझ में आ गया? पहले तो हाँ ना यस नो बोलो, पहले तो यहां तक बोलो, क्लियर हो गया? आगे तो कभी गलती नहीं होगी ना ऐसी। हाँ ठीक है, तो इसलिए अब देखिएगा, इसने मुझे बोला था डीसी, अगर ये डीसी है, डी और ये सी, डीसी को आगे बढ़ाओ जी, ये लो जी, ये स्ट्रेट लाइन कर दी। और अब जो ये बना, अब खुद सोचो, ए सी और सीई बराबर हो गए, समझ गया मेरी बात को? और ये कह रहा है मेरे भाई कि सी ए ई बता दो जी कितना होगा। सी ए ई यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई है, तो आपको बताना है क्या होगा। अब बता दो, अब तो फिगर बिल्कुल परफेक्शन के साथ बन गया। अब बता दो, तब तक मैं 1 मिनट आपका वैसे देखो, अब मैं ही बता देता हूँ, बहुत देर हो गई है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा तो मेरे दोस्त ये कितना है, ये 30 हो जाएगा। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई यार, ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये 150 हो गया। ये 30 है तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। और अगर ये 150 हो गया है, 150 हो गया है, तो कुल मिला के देखो कि ये बाकी दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो ट्रायंगल एसीई में देख लो, ट्रायंगल एसीई में देखो, अगर ट्रायंगल एसीई के अंदर अगर मैं देखता हूं, तो मैंने देखा ये दोनों दोनों एक जगह भी 15 लिख दो, दूसरी जगह 15 लिख दो, 15 15 30 हो जाएगा, 180 पूरा हो जाएगा। तो इसने मेरे से एंगल सीएई पूछा है, तो एंगल सीएई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बोलो क्या बात को? मुश्किल क्वेश्चन भी मैं दूंगा ही नहीं। ये 150 क्वेश्चन की सीट तो आसान सीट है, मुश्किल वाली सीट तो अभी मैंने अपलोड ही नहीं की है। मुश्किल क्वेश्चन में कभी भी आपको सेल्फ ट्राई के लिए नहीं दूंगा, इस बात को भरोसा रखना बस। तो इसलिए जब भी कोई मैं क्वेश्चन देता हूं तो उसमें सोचना छोटी कोई बात है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये उसकी प्रत्येक भुजा 6 है, प्रत्येक भुजा 6 है, ये क्या क्वेश्चन है? तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है भैया। 6/2√3 सारा कट के कितना बन जाएगा, अंडर रूट। चलो जी, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है, उसकी माध्यिका बताओ जी कितनी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 3 है तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या 6 हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 3 है तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या 6, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या ये समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? छोटे छोटे क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए ई सी ए डी का बाह्य बाह्य द्विभाजक है जी, काटा मार देंगे जी। बी सी को आगे बढ़ाए, देखो बी से सी पे जाओ जी, आगे बढ़ाओ। पता समझ में आ गया अब ये कहानी? बी सी आगे बढ़ाओ, जो ई पर मिलता है। ठीक है, ये तो इसने फिगर ही दे रखा है, तो इसने बता रखा है, यहाँ तक तो इसने बताया ऐसा ऐसा हुआ। ए बी 10 दे रखा है जी, ये 6 दे रखा है, बी सी 12 दे रखा है, सी ई बताना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कौन से ट्रायंगल के खींचे गए हैं? ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू, आपको बताया था मैंने, बी ई बाई सीई। याद आ गया? याद आ गया? सोचो सोचो, इस ट्रायंगल को देख के सोचो। ए बी बाई ए सी, अगर ई पॉइंट अंदर होता, ई पॉइंट यहां होता, तो आपको याद ही है ना, ए बी बाई ए सी, बी ई बाई सीई। बाहर होता तो भी वही रिजल्ट रहता, रिजल्ट सेम रहता है, कोई किंतु परंतु नहीं है रिजल्ट के अलग होने में। तो मैंने ये देखा, ए बी कितना है, ए बी ये 10 है, ए सी कितना है, ए सी 6 है, तो कहने का मतलब ये 5 है, ये 3 है। तो यहां से मैं देखूंगा बी ई 12 है, तो सी ई आपको बताना है। तो 5 का मान 12, तो 1 का मान 12/5, 1 का मान 12/5 है, तो 3 का मान आपको निकालना है, तो 36/5 हो जाएगा। और 36/5 तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35 बचेगा, 1 और 5 दूनी 10, तो रेशियो आ जाएगा 7, मतलब आंसर आ जाएगा 7.2। बोलो अगर बात बिल्कुल सहमत है तो। एबीसी में ये ए है, ये बी है, ये सी है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी इक्वल टू 70 डिग्री। कौन एबीसी बराबर है 70 डिग्री? बीसीए इक्वल टू 40 डिग्री, बीसीए इक्वल टू 40 डिग्री। बोलो दोस्त, ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 70 40 110, 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 होगा। ठीक है जी। भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, भुजाओं के लंब समद्वि भाजक जहां पर मिलते हैं, भुजाओं के लंब समद्वि भाजक जहां पर मिलते हैं, तो बोलो इसको क्या बोलते हैं? भुजाओं के लंब समद्वि भाजक जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पहले तो ये बताओ मुझे। और हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए, अगर आपका कमेंट नहीं आया तो मैं समझूंगा कि आप कहां, आप एक इनएक्टिव चीजें हैं। हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए जी। बोलो, भुजाओं के लंब समद्वि भाजक को, बहुत बढ़िया, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। और लंब के मैंने, चलो यहाँ पर एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर वाली सारी बात याद हो गई। ये कितना होता है, 90 प्लस a/2।
ये होता है सर्कम सेंटर में, और एक आता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि सामने वाली भुजा पर लंब, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, तो ये जितना भी एंगल बनेगा, ये जितना भी एंगल बनेगा, जैसे ये 90 डिग्री बनता था, ये 90 डिग्री है, अगर मैं कहता हूं ये 60 है तो ये 120 रहा होगा, तो कितना आता है, ये भी तो 90 प्लस a/2 ही होता है, ये भी तो 90 प्लस a/2 ही होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहता है, तो वही चीज है। तो ये इसने पूछा जी एंगल BOC, ये वाला कौन पूछा है जी, ये वाला कौन कितना बन जाएगा, 90 प्लस में 70/2 35, और 70/2 कितना बन जाएगा, ओ भुजाओं, ये 110 बनेगा ना, a/2 कैसे बन जाएगा यार, एक मिनट रुको, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तो 140 बनेगा ना यार, मैं भी आपके साथ कैसे कैसे बात कर रहा हूँ। भुजाओं का लंब समद्विभाजक है, ये ऑर्थो सेंटर थोड़ी है, ये सर्कम सेंटर का क्वेश्चन है। भुजाओं के ऊपर ये क्या होता है, मिड पॉइंट की भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर, भुजा के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर, भुजा के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर, अगर भुजा के मिड पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर तो साइड से परपेंडिकुलर होता है, ये वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, याद आ गया, ये वाली साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ये वाला तो क्या है, अगर ये कुछ सोचो, इसने क्या बोला, ओ भुजाओं के लंब समद्विभाजक है, यानी कि परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर जब आ जाए ना वर्ड, तब दिमाग होता है कि यार ये साइड का बाइसेक्टर, ये तो फिर सर्कम सेंटर वाला हो गया ना, जब साइड का बाइसेक्टर हो गया तो सर्कम सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर का 2 थीटा वाला केस लग गया तो 140 आंसर आ जाएगा। बस यहां सारा गेम याद रखने का और कुछ नहीं है। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसने बोला इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल QR मीट एट O, PQR में बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल Q एंड बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल R मीट एट पॉइंट O, मीट एट पॉइंट O इफ QO ना, QOR, QOR, QOR 31/2, PQ इक्वल टू PR भी दे रखा है, तो QOR 31/2 है, तो एंगल Q के बाह्य कोण की माप क्या होगी। अच्छा एक्सटर्नल दे रखा है ना, एक मिनट रुको यार, मैं क्वेश्चन आधा पढ़ के बनाया है। Q का आंतरिक और R का बाह्य, QOR ये 31/2 तो ये तो 31 हो गया, अगर ये वाला एंगल जितना भी होगा, ये वाला एंगल 31 हो गया, बोलो दोस्त, ये वाला एंगल 31 हो गया, हाँ जी हो गया। अब ये कह रहा है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, अगर ये दोनों साइड बराबर तो इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, इसका मान ये, तो यही तो हो जाएगा, तो ये वाला कौन और ये वाला कौन, बोलो भैया, ये और ये, तो मैं तो क्यू के बाह्य कोण की लंबाई तो जब आएगी ना, तो ये आ गया, अगर ये 31 आ गया है तो आपको एक बात का पता है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, अगर ये 31 है तो दूसरे कितने बन गए, 30 है तो 150 149 बन गए, और ये आ जाएगा 149 बटा 2 149/2, और ये अगर 149/2 है, आपसे ये पूछ रहा है, ये 149/2 है, ये 149/2 है ना, तो कितना बनेगा 70 74.5 74.5 आ गया, और 74.5 है ये, तो 180 माइनस 74.5, तो 180 में से 74.5 गया तो 5 5.5 और ये तो टोटल कितना बन जाएगा 85.5, बोलो दोस्त आंसर आना चाहिए 85.5। क्या बात अगर समझ में आई तो हाँ ना यस नो बोलो, हाँ ना यस नो। क्यों का बाह्य कोण का मान 62 कैसे आ जाएगा, रिपीट कर देता हूं, आप कहां देखते रहते हैं अच्छा हाँ, अरे यार गलत आ गया, 85 कैसे आ गया, 105 आएगा ना। अच्छा ये एंगल P 31 होगा, ये तो सबको समझ में आ गया ना, ये अगर 31/2 है तो ये 31 होगा, ये तो सबको समझ में आ गया, और ये अगर 31 है तो ये PQ और PR दोनों बराबर है, PQ और PR दोनों बराबर है, इसके सामने ये कौन और इसके सामने ये कौन, अगर आमने सामने के हो गई तो मुझे ये कहानी समझ में, इसके सामने ये कौन तो इसके सामने ये कौन। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है मेरे भाई कि ये 31 है, तो 31 के अलावा फिर कितने बच गए, 31 प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180, तो एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 149, और एंगल Q इक्वल टू कितना बन जाएगा 149/2 तो यानी 74.5, और एंगल Q अगर 74.5 है एक्सटर्नल एंगल, ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन अगर हो जाएगी तो 180, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो 180, और अगर 180 हो गया तो कितना बन जाएगा 105.5, बोलो यार। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता है तो साइक्लिक ट्रायंगल का मतलब भी पता होना चाहिए। साइक्लिक ट्रायंगल क्या होती है, साइक्लिक ट्रायंगल होती है जी जिसके तीनों के तीनों वर्टेक्स किसके ऊपर हो, जिसके तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल के ऊपर, मतलब सर्कल के ऊपर। इसने बोला कि इनके समद्विभाजक P Q और R P Q का माप क्या होगा,
ये वाला पूछा गया। बताओ शाबाश, छोटा सा पॉइंट है। आर पी क्यू का माप एंगल मान मान के कर लो, आप एंगल मान मान के कर लो। देखिए मैं बताता हूं, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, क्या ये वाला a/2 है? मेरे साथ साथ सोचना, मैं थोड़ा, ये वाला a/2 है। एंगल मानने का मतलब है फिर एबीसी के फॉर्मेट में तो आपको एंगल कैसे दे दोगे जब इसमें एंगल दे नहीं रखा तो। अगर ये वाला a/2 है, इस आर्क को देखो, आर्क बीपी, इस आर्क को देखो, a/2 है ना, चलो इस आर्क को देख लो। अच्छा मुझे बताओ, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला जी, ये वाला सिंपल इतना सा, ये कितना है? सिंपल इतना सा कोण कितना है? ये b/2 है। तो आर्क देखो आरसी, आर्क देखो आरसी, आरसी आर्क, आरसी, आर से शुरू करो सी तक जाओ जी, आर से शुरू करो सी तक जाओ, आर से शुरू करो ये वाला, और आर से शुरू करो, इसको देख लो, इसको, इस आर्क से, आर्क ए आर वाला, ए आर देखो, आर से नहीं ए आर, बात वही थी। ए से लाइन खींची बी तक और आर से लाइन खींची बी तक, तो b/2 हो गया। ए से लाइन खींची बी तक और आर से लाइन खींची बी तक, तो ए से लाइन खींची बी तक और आर से लाइन खींची बी तक, तो ये भी b/2 होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल भी b/2 होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। हो गया। इसी तरीके से इसको ढूंढो, इसी तरीके से इसको ढूंढो, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। क्यू ए, क्यू ए, सोचो क्यू ए से लाइन खींची सी तक और क्यू से लाइन खींची सी तक, ए से लाइन खींची सी तक, क्यू से लाइन खींची सी तक, ए से लाइन खींची सी तक और क्यू से लाइन खींची सी तक। बोलो तो क्या ये c/2 होगा? आज ही होगा। अगर ये c/2 हो गया तो ये दोनों यहां तक में, ये भी c/2 होगा। बोलो दोस्त, बोलो यार, ये भी c/2 होगा। और आर पी क्यू, अब यहां से मुझे कहानी समझ में आ गई। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू a/2 है और ये c/2, a/2 और c/2 है। तो मुझे एक बात बता दो, a/2 प्लस में c/2 और प्लस में b/2 इज इक्वल टू 90 होता है कि नहीं होता है? बोलो यार, बोलो भैया, अगर ये 90 होता है, और अगर मुझे यही तो दो चाहिए है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, 90 माइनस में b/2, 90 माइनस में b/2, आंसर आ जाएगा 90 माइनस b/2। बोलो, बात क्लियर हो गई? आंसर आ जाएगा 90 माइनस b/2। तो यही आपका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ आ गई कैसे कैसे क्या सिंपल सेम आर्क एंगल से हम लोगों ने इस बात को कर लिया। तो ये लीजिएगा, बताइएगा, झट से आंसर दे देना, ये तो आपको आता ही है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 7 है, बी सी 4 है, सी ए 10 है, डी बी सी पर इस प्रकार है कि ए डी इसका समद्वी भाजक है। ये लो जी, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो आई अंतः केंद्र है, ये लो जी, आई अंतः केंद्र हो गया। तो ए आई बाई आई डी, रेशियो नहीं बताना, वैल्यू बतानी कितनी है, रेशियो नहीं बताना इस बार, वैल्यू बतानी है दोस्त। तो ए आई बाई आई डी कितना होगा? 7 + 10 डिवाइडेड बाई 4। तो हाँ चलो ठीक है यार, 17/4 लिख दो, 17 रेशियो। ठीक है ठीक है, अभी इतने तक आगे बढ़ जाते हैं, अभी और आगे की बात को अभी डिस्कस ही नहीं करते। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। माना एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है जी। जिसकी एक भुजा, जिसकी भुजा x है, ठीक है। पी तीन समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेदित बिंदु है, ठीक है जी। पी तीनों समद्वि भाजकों का, तीन कौन समद्वि भाजकों का, यहां कौन लिखना था? अब देखो, हाँ क्या रह गया? बिल्कुल ए आंसर ही लग रहा है मुझे भी। देखते हैं, अभी देख लेते हैं। एपी एंगल बाइसेक्टर, ये एपी की लंबाई बतानी है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी कैसे निकालेंगे? 2x, वैसे समबाहु त्रिभुज है ना, तो एक ही बिंदु पर तो होंगे यार, फिर तो और आसान है, ये भी नहीं निकालना। एक बात, तो ये ट्रायंगल की हाइट तो होगी √3/2x, इस हाइट का ही 2/3 कर दो, इस हाइट का ही 2/3 कर दो, तो आंसर आ जाएगा √3x डिवाइडेड बाई 3, √3x डिवाइडेड बाई 3। ये लो जी, आ गया आंसर इसका। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तनिक सी भी दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर होगी बात सभी को? सर ये कैसे किया? अरे समबाहु त्रिभुज में उसी बिंदु पर तो होंगे। देखो ऐसे से ऐसे भी मत करो, देख लो मैं बताता हूं, जिस बच्चे को भी थोड़ा समझ नहीं आया, जिस बच्चे को अगर थोड़ी सी दिक्कत रही, तो आपको पता है कि ए आई बाई आई डी कैसे निकालते हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए आई बाई आई डी कैसे निकालते हैं? ए आई बाई आई डी कैसे निकालते हैं?
अगर ए आई बाई आई डी निकालना है तो आपको क्या पता था कि ए आई के आजू बाजू वाली भुजाएं, आजू बाजू वाली भुजाएं तो 2x और डिवाइडेड बाई सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा x x करेगा तो कितना बन गया 2y1 बन गया कि नहीं बन गया। और अगर इतना लिख के मेरे को 2y1 लेके आना है, मतलब ए आई का मान है, ए आई 2 है, ए आई 2 है, टोटल कितने में से, टोटल लेंथ ए आई और आईडी मिलाकर ही तो एडी बनेगा, ए आई और आईडी मिलाकर ही तो एडी बनेगा दोस्त, बोलो ए आई और आईडी मिलाकर ही तो एडी बनेगा, तो ये 2 बन जाएगा टोटल कितने में से, 3 में से। अब अगर मैं इतनी सारी राम कहानी को लिख के लेके आता हूं तो फिर मैं उस थ्योरेटिकल सेक्शन को भूल गया, उस थ्योरी सेक्शन को मैं भूल गया। सर कौन सा थ्योरी सेक्शन? भैया थ्योरी सेक्शन ये कहता था क्या कि समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर बनते हैं सब कुछ। बोला हाँ सर, अगर एक ही बिंदु पर बनेगा सब कुछ तो ये सेंट्रोइड भी बनेगा, ये इंसेंटर भी बनेगा, ये सब कुछ बनेगा। सेंट्रोइड इस दोनों भागों को किस रेशियो में बांटता है? 2 रेशियो 1 में बांटता है कि नहीं बांटता? बोलो 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 बोलो। ये भी तो 2 एक ही कह रहा है, सेंट्रोइड भी 2 एक कह रहा है। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट से लेके आता हूं वो भी 2 एक कह रहा है, तो इसका मतलब ये बात आज प्रूफ भी हो गई कि समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर बनते हैं। तो ये बात समझ में आ गई भाई सभी को। चलो फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल दे दिया मैंने। वैसे हाई लेवल तो क्या है करके देखो, ये ट्रायंगल ए है, ए यानी ये 4700 है, एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर वाली भुजा पी पर मिलती है, अंत के अंदर ओ से गुजरती है, तो पी ओ बाई ओ ए बताना है। अपन हमेशा ए ओ बाई ओ पी निकालते थे। ए है ये 4700 दे रखी है, ए के सामने ए ये 4700 है, बी के सामने ये दे रखा है 4935 और सी के सामने ये दे रखा है 6815। तो देखो यार आपको ये वाला तो रिजल्ट याद ही है ना, ए ओ बाई ओ पी, ये वाला रिजल्ट तो आपको याद है, ए ओ बाई ओ पी। क्या ये वाला रिजल्ट याद है, ए ओ बाई ओ पी? बोलो 6815 प्लस 4935 डिवाइडेड बाई 4700, यही तो कह रहा है वो। 35 को दे दो जी इसको, 6850 हो गया, ये 6850 और 49 हो गया है, ये 6850 और ये 4900, 0 5 9 और 8 17 बचेगा 1 6 और 4 10 और 1 11, तो 11750 और डिवाइडेड बाई 4700, 0 से 0 कटेगा जी। अब लास्ट की दोनों चीजें हैं तो 5 से तो कट सकता है, 5 निमा 45, 5 निमा 45 बचेगा, 5 का 20, 5 निमा 45 और 5 का 20, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 दिया 15 बचेगा 2, 5 से जाएगा 5 बार 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 235/94 आ गया, और 235/94 आ गया तो इसका उल्टा बताना है अपने को, तो पीओ और फिर ओए, तो कितना बढ़ जाएगा 94/235। नाइनटी फोर बाई 235। बोलो क्या बात आपको समझ में आई क्या सभी बच्चों को? चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एडी की लंबाई बतानी है, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई बतानी है जी। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना तो मैंने शायद आपको नहीं सिखाया है। चलो यहाँ तो मैं बता ही देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ। ये 25 है, ये 7 है, तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, और ये 90 बनेगा तो टोटल कितना बनेगा? ये 24 बनेगा। बोलो दोस्त, ये टोटल 24 बनेगा। और अगर ये टोटल 24 बनेगा तो ये वाला इधर बन जाएगा ये 7 रेशियो, और ये वाला इधर बन जाएगा ये 25 रेशियो, और 25 और 7 ये 7 रेशियो बन गया, ये 25 रेशियो बन गया। 25 और 7 टोटल कितना आ गया है? 32 आ गया। 32 का मान कितना है? 24 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 24/32, और एक का मान अगर 24/32 है तो मान चाहिए 7 का, तो 8 से जाएगा 3 बार, और 8 से जाएगा 4 बार, और 7 या 21 है, ये आ जाएगा 21/4। और ये अगर 21/4 आ गया है, ये अगर 21/4 आ गया यहाँ पर, ये 21/4 आ जाएगा। ये आपको अगर ये 21/4 आ गया तो अब आपको क्या करना है? सिंपल, एडी का मान चाहिए है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 441/16 और इसका अंडर रूट 16 निमा 144 बचेगा 14, 16 चौका 64, 64 और 14, 64 14 68 नहीं 78, 64 14 78, 16 निमा 144, 144 का जाएगा 14, 16 चौका 64, 64 14 7 और प्लस में 441 डिवाइडेड बाई 16, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो 4 1 5 8 4 12 बचेगा 1, 7 1 8 4 12 और डिवाइडेड बाई 16, तो आपको पता है कि कितना बन जाएगा 35, और 35/4, तो आंसर मेरा आ जाएगा 35/4। एक तो तरीका होगा ये वाला फर्स्ट, अभी तो इसी को सीखना। अभी मैं डायरेक्ट भी अगर जैसे इन दोनों के बीच का एंगल अगर पता लग जाए ना, इन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन इसमें तो एंगल पता नहीं चल रहा, तो इसमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर एक एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे पूछा, इन दोनों के बीच का एंगल दे देगा तब हमसे पूछेगा, वो भी एक तरीका है, उसको भी देखिएगा। बताओ मुझे, इन द एडजेसेंट फिगर एंगल PQR इक्वल टू 30 डिग्री, PQR 30 डिग्री। एंगल PQR के दूसरे दो कोण जाती है PQ और PR, PQ और PR, एंगल APB और APC के समद्वि भाजक है, APB और APC के समद्वि भाजक है जी। बन रही है बात दिमाग में कुछ?
इसको बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं यार। आकृति में पीएस एंगल क्यूपीआर को विभाजित करती है, पीएस एंगल क्यूपीआर को विभाजित करती है। पीक्यूएस का क्षेत्रफल कितना है? पीआर पीक्यू के 2.5 गुना है, पीआर पीक्यू का 2.5 गुना है। अगर पीआर पीक्यू का 2.5 गुना है, अगर ये 2 है तो ये 5 होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया निकाल दो, पीक्यूएस का 40 दे रखा है। तो मुझे कहानी समझ में आ गई। ये 2.5 गुना का मतलब समझे आप? अगर पीआर इज इक्वल टू 2.5 मतलब 5/2 और इनटू में पीक्यू आ गया। इस पीक्यू को आप नीचे ले लो, पीक्यू आपने नीचे ले लिया तो पीआर बाई पीक्यू। पीआर अगर 5 होगा तो पीक्यू 2 होगा, पीआर अगर 5 होगा तो पीक्यू 2 होगा। ये बात मैं डायरेक्ट कर दी थी। अब ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है तो कहने का मतलब ये 2 होगा। एंगल बाइसेक्टर है तो कहने का मतलब ये 5 होगा। ये 2 है तो ये 5 है जी। अगर ये 2 है तो ये 5 है जी। तो मेरे को ये कहानी समझ में आ गई कि जब क्या ट्रायंगल पीक्यूएस और ट्रायंगल पीएसआर दोनों की हाइट सेम है, एक दोनों की हाइट सेम है, और अगर हाइट सेम हो जाए तो एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो पे डिपेंड करता है। एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये रह गया कि अगर पीक्यूएस का एरिया अगर 2 रहेगा, पीक्यूएस का एरिया अगर 2 रहेगा तो ये एरिया 5 रहेगा। लेकिन ये 2 है, ये 2 का मान ना होकर ये कितना दे रहा है? पीक्यूएस दोनों होकर 40 दे रखा है। 2 का मान 40 है तो 20 गुना पर बैठा है। अगर इसका 20 गुना पर बैठ गया तो इसका भी 20 गुना पर बैठ गया। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20, मतलब ये 40 प्लस में 100। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी 6 है, ए सी 8 है, बी सी 7 है। ए का एंगल बाइसेक्टर डी है। तो एडी की लंबाई बतानी है क्या होगी। इस तरह के केस में आपको कैसे करना है, इस तरह के केसेस में आपको कैसे करना है मुझे बताइए एक बार, मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो भाई। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन का यूज तो करो। एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन का क्या यूज है सर? एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन का ये यूज है कि अगर ये 6 रेशियो होगा तो ये 8 रेशियो होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अगर ये 6 रेशियो होगा तो ये 8 रेशियो होगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई? अगर ये 6 तो 8 है, 6 8 14 है, 14 है तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा? ये 4 रहा होगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये डी थोड़ा इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि ये डी थोड़ा यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 रहा होगा तो ये 8 रहा होगा। 8 का मतलब ये 4 हो जाएगा, टोटल 4 हो गया। और ये कितना हो गया है? ये 3 हो गया है। ये 6 का मतलब 3 हो गया, इसका मतलब 4। ये 3 और 4 में बट गया आपस में। अब मेरे को एडी निकालना है। एडी अगर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं। मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं और मैंने जो ये परपेंडिकुलर डाला, थोड़ा यार क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यहां से x की लंबाई आएगी और x की लंबाई आने के बाद फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया के थ्रू इस परपेंडिकुलर की लंबाई आएगी, फिर x की लंबाई, फिर उसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। मैं इसका कोई छोटा तरीका ढूंढता हूं। ये मेरी बात को समझो, स्टेप क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इस तरीके से करता हूं ना, मैं यही देख रहा था कि कितना बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है और पेपर के अंदर इतना बड़ा, क्लास में बैठ के आसानी से कितना ही बड़ा करो फील थोड़ी आ रहा है, क्योंकि घर का पेज है, घर की कॉपी है, घर का समय है। लेकिन पेपर के अंदर पेज भी उसका है, समय भी उसका है, सब कुछ बड़ा बता दो। बड़ा तो मैं बता देता हूं। देखो क्या ये कहानी आपको समझ आई? मैं अगर यहां लिख दिया ये ए है, ये बी है, अगर मैं यहां ये डी लिख देता हूं, ये सी लिख देता हूं, क्या ये कहानी आपको समझ आ रही है? मैं इसको एक बार हटा देता हूं यहां से, क्योंकि आपको उधर ही समझ आ जाएगी सारी कहानी। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो देखो, इसको भी मैंने हटा दिया। मैंने थोड़ा सा छोटा 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 करके लिख दिया। देखो इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो मैं पहली ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल एएमसी। एएमसी मेरा कर्सर जागू में वहां देख लेना, एएमसी एएमसी, ये वाला एएमसी। तो ये 8 के स्क्वायर में से 4 प्लस एक्स का स्क्वायर घटा दूंगा। 8 के स्क्वायर में से 4, तो एएम स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, एएम स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में? बोलो बोलो, हाँ ना बताओ तो। क्या एएम स्क्वायर आया? ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, एएमबी में, एएमबी में देखो, एएमबी, ये 3 के स्क्वायर में से ये 6 के स्क्वायर में से ये 3 माइनस एक्स घटा दूंगा, क्योंकि यहां तक 3 है तो ये मैं घटा दूंगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 6 के स्क्वायर में से ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर घटा दूंगा, और अगर ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर घटा दूंगा तो ये बढ़ जाएगी बात। और अगर ये 3 माइनस एक्स का स्क्वायर घटा दिया तो अब इन दोनों को इक्वल करके जो भी एक्स का मान आएगा आ जाएगा। आप निकाल लेंगे पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो एक ट्रायंगल की भुजा 6 रखी है, 8 रखी है, एक 7 रखी है। मेरे को परपेंडिकुलर की लंबाई निकालनी है, एएम की लंबाई। एएम की यहां से तो एक्स की लंबाई आ गई, एएम की लंबाई और निकालनी है। एएम की लंबाई कैसे निकलेगी? पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सही पैरामीटर 8 और 7 15 15 6 21, तो ये सभी पैरामीटर 21 बटा 2, 21 बटा 2, और s इनटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, 5/2 ढाई, और 10.5 में से अगर मैं 7 करता हूं तो 3.5 है, 3.5 है तो 7/2। बोलो दोस्त, ये 2 और ये 2 तो ये 1 2 तो बाहर हो गया। इसमें से 7 गुना 3 करूंगा तो 1 7 बाहर हो गया।
और इसमें से 7 गुना 3 गुना एक साथ बाहर 3 आ गया, अंदर है, इस 9 का एक 3 बाहर हो गया, अंदर √15 बच गया, ये आपका एरिया आ जाएगा। और इस ये एरिया आ गया। अब एरिया इक्वल टू एरिया कर दो, हाफ ऑफ बीसी, बीसी कितना है 8 7, और इनटू में एएम इज इक्वल टू 7 × 3√15/2, 2 से कटेगा 2, 7 से कटेगा 7, एएम आ गया है 3√15, और एएम अगर 3√15 आ गया, अगर एएम 3√15 आ गया, मेरी बात को समझो, अगर एएम 3√15 है, एएम मान आपको पता है, एक्स का मान आपको पता है, 80² निकाल देंगे। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपने बोला, मैंने बता दिया वो स्पीडली स्पीडली कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में करने के हम लोग, मैं इस चीज में कभी समर्थन नहीं करूंगा कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में करें ना जी। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम पेपर में करने लगे तो जी बढ़ ली अपनी तो बात, फिर तो कहानियां ना गड़बड़ा जाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। तो लेकिन इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, इसका मुझे शॉर्टकट आपको बताना है। आज मैं कुछ इसके ऊपर काम करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। ये सारे हाई लेवल क्वेश्चन आ गए, कल से शुरू करने पड़ेंगे हमको। तो चलिएगा इन क्वेश्चंस को हम कल से शुरुआत करते हैं। 75 नंबर मतलब 74 नंबर तक हम सही कर गए सब कुछ चीजों को। 75 का मुझे शॉर्टकट भी सिखाना है, और फिर ये बाकी जितने भी क्वेश्चन इनके ऊपर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चल आज करते हैं अपन यहीं तक, और उम्मीद करता हूं कि आप पुरानी चीज को रिवाइज कर लेना। ट्रायंगल की जितनी थ्योरेटिकल सेक्शन करवाया था ना, उस थ्योरेटिकल सेक्शन को बेहतरीन कर दो। ट्रायंगल का जो भी टेलीग्राम लिंक डाल दो भाई। टेलीग्राम लिंक क्या डालना है टेलीग्राम पे, तो आप ये लिखो हरेंद्रा मैथ्स। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे लिखो हरेंद्रा मैथ्स, और लगभग उसमें 28,000 सब्सक्राइबर हो रखे होंगे। वैसे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, 152 नंबर से। तो चलिएगा स्टार्ट करिएगा। मैं आज पीडीएफ वगैरह देखता हूँ यार, पीडीएफ अपडेट सेक्शन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट और पीछे से हम शुरू तो कर दें, लेकिन मैं कुछ चीजें और चाह रहा हूं। चलो ठीक है, पीछे से ही शुरू करते हैं। E and F are mid points of side AB and DC। E और F मिड पॉइंट है साइड AB और DC के। अगर ये मिड पॉइंट रहे होंगे तो यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। देखो पहली चीज, मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। अगर वो मेरे से पूछेगा EF की लंबाई बताओ जी, तो EF की लंबाई होगी, क्योंकि E और F मिड पॉइंट है, मस्ट कंडीशन मिड पॉइंट। ध्यान से सुनना, कुछ चीजें भी सुनने लायक है, फिर आपकी बारी आएगी उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बोल दूंगा कि आप बताइए, नहीं तो सुनिएगा। ठीक है, अगर यहां है तो ऊपर वाली दोनों को जोड़कर आप माइनस कर दो, मतलब 2 से भाग दे दो। अगर बात M और N की चल रही है, क्यों ऐसा करते हैं अभी बताऊंगा, तो माइनस करके 2 से भाग कर दो, माइनस करके 2 से भाग कर दो। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मैंने एक ये ले रखा है, मैं ये लीजिए, आप खुद सोचो। अभी मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं ऐसा होता क्यों है। ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल डी है। अभी मैं इसका दूसरे का नाम ही नहीं रख रहा। अगर मैं इसके मिड पॉइंट से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को अगर मिलाता हूं, अगर मैं इसके मिड पॉइंट से सामने वाली भुजा के अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाता हूं, तो ये यहां पर भी मिड पॉइंट ही बनता है। तो मैं इसको भी एक बार हटा देता हूं, ये भी मिड पॉइंट ही बनता है। तो अब मुझे ये कहानी समझ में आई। ट्रायंगल ए बी डी में देखो, थेल्स थ्योरम को याद करो। ट्रायंगल ए बी डी में देखिए आप कि 2 साइड का मिड पॉइंट, 2 साइड का मिड पॉइंट अगर तीसरी भुजा के पैरेलल हो, 2 साइड का मिड पॉइंट, यही तो बताया था कि 2 साइड का मिड पॉइंट हमेशा थर्ड के पैरेलल होगा और इसके आधा होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अंदर। तो अब मैंने अगर देखा तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, इसमें क्या रहा होगा, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट M है। तो ये अगर 20 रही होगी तो ऑटोमेटिक ये 10 रही होगी। यहां तक की बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, यहां तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं सेम चीज लगाता हूं D B और C के अंदर, अगर मैं सेम चीज लगाता हूं D B C के अंदर, तो सोचना मेरी बात को, अगर मैं सेम चीज लगाता हूं DBC के अंदर, या छोड़ो DBC के अंदर, ABC में लगा लो, ABC में इसको और आगे बढ़ा लो। ये E पॉइंट, ये M पॉइंट था और ये N पॉइंट था। तो खुद सोचो, जब 2 साइड का मिड पॉइंट एक हो जाए, E मिड पॉइंट दे रखा है,
तो ऑटोमेटिक एन मिड पॉइंट होगा, क्योंकि एफ भी तो मिड पॉइंट है, ये सीधी रेखा ही तो है। तो लेकिन मैंने अभी समझाने के लिए इस चीज को हटा रखा है यहां से। तो मुझे ये कहानी समझ में आने लगी है कि ई मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है। तो अगर दो मिड पॉइंट खींचे जाते हैं तो तीसरी भुजा के पैरेलल भी होंगे, पैरेलल है, और तीसरी से आधे भी हैं। अगर ये 30 रहा होगा, अगर ये 30 रहा होगा, तो ये टोटल कितना रहा होगा? बोलो दोस्त, बोलो ई से एन कितना रहा होगा? सर 30 का आधा, ये तो कंप्लीट 15 रहा होगा। और अगर ये कंप्लीट 15 रहा होगा, तो ये तो 10 है, ई एम तो 10 है जो मैंने व्हाइट में खींच रखा है। तो इसका मतलब जो ये एम एन बचा, ये कितना बचा है? ये 5 बचा है, ये 5 बचा है। तो ये भी कहानी आपको समझ आ गई है कि एम एन 5 बचा है ना। देखो यहां से आया है 15 में से 10 घटा दो, और अब माइनस करके घटाओ, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना आंसर आ रहा है, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 30 में से 20 गया तो 10, और 10 बटा 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब एक बात देखो, अब इस एन पॉइंट को एक बार के लिए हटा देता हूं, एक बारी के लिए, और इस एन को मैं रख लेता हूं ग्रीन कलर में, ताकि आपको दिखाई दे जाए ये एन पॉइंट है जी। अच्छा मुझे बताओ जी, ये वाला पॉइंट सिंपल, ये वाला मुझे बताओ जी सिंपल, ये वाला। तो आपको ये कहानी मुझे समझ में आई है कि ये 20 है, ये 20 है, और ये पैरेलल लाइन है। 20 का आधा, 20 का हाफ, 20 का हाफ कितना बनेगा जी? 10 बनेगा। 20 का हाफ 10 बनेगा, क्योंकि ये एक लाइन उसके पैरेलल रेखा, तो 10 और मतलब 15 और 10 टोटल मिला के टोटल कितना होगा? 25। और 25 कैसे आ जाता है? 30 प्लस 20 बटा 2, तो ये आ जाएगा 25। बोलो, क्या आपको कहानी समझ में आई? ये सिंपल मैंने क्या यूज कर दिया है? मिड पॉइंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कुछ भी नाम दे दो इसको, मैंने बाई थेल्स थ्योरम इस चीज को प्रूफ कर दिया। अब ये तो आपको समझाना था कि या तो इस तरह के क्वेश्चन से वो ये पूछता है, या तो इस तरह के क्वेश्चन से वो ये पूछता है। लेकिन अब आपको कैसे करना है? हमेशा हमेशा आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे ही, कि अगर बात वो ई एफ की करेगा, कंप्लीट लाइन, कंप्लीट लाइन, बात ए है, देखो ये ए है, ए डी है, ये बी सी है, तो अगर ये इन रेखाओं का मध्य बिंदु मिलाएगा पूरी लाइन, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग। और अगर वो ये बिल्कुल इनके गैप की बात करेगा, सिर्फ इसकी बात करेगा, तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग। तो क्या समझ आ गया सभी को? बोलो मेरे भाई, क्या समझ में आ गया है? चलिएगा, ठीक है, ये लीजिए, बताइए मुझे क्या होगा? अरे यार, यहाँ तो ऑलरेडी बना के दे रखा, फिगर के ऊपर मत जाना, फिगर के ऊपर मत जाना, ईमानदारी से। फिगर नहीं देखेगा कोई भी बच्चा, फिगर देखेगा, फिगर में मैं गड़बड़ कर दूंगा सारी। फिगर नहीं देखना किसी को भी, फिगर के ऊपर कोई नहीं जाएगा। बोलो मुझे आंसर बताओ, मुझे तो आप आंसर बताएंगे। मुझे आप आंसर बताएंगे भाई। बताओ, 25 आ गया ना? ये बीसी 30 दे रखा है, तो 30 20 50 50 बटा 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 25। चलो जी नेक्स्ट, ये फिगर, अब ये आपको जो सिखा रखा था उसी चीज के ऊपर है। मैं तब तक फिगर बनाता हूं, तब तक आप इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जितना आप कर पाए उतना बेहतर है। और बाकी तो फिर मैं करवाऊंगा ही। तब तक मैं एक अच्छा सा फिगर बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा खड़ा फिगर है, इसको मैं थोड़ा सा। आंसर आया किसी बच्चे का, कि मेरा ही वेट कर रहे हैं? एटलीस्ट कुछ वो तो करो। कर रहे हैं सर, ठीक है ठीक है, करो करो करो। अब मैं धीरे धीरे इसलिए चलाऊं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग चीज को करें, बहुत धीरे 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 मैं इसलिए चला हूं।
चलो देखो, इधर देखना आप सभी बच्चे, ए ई पैरेलल है बी एम के, एडी आपका 18 आया है। देखते हैं, मेरे पास आंसर नहीं होगा लेकिन आप एक बार में, अब इधर देखो सभी बच्चे, ए ई 15 है, ये 9 दे रखा है जी, ये 5 दे रखा है बीसी, और ये 18 दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। तो मेरी बात को समझो, जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो वहां सिंपल और सिंपल सिमिलरिटी का यूज है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो सिंपल सिमिलरिटी है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, राइट एंगल कोई भी नहीं है, राइट एंगल कोई भी नहीं है, बस ये तो सीधी लाइनें खींच रखी है। ऐसे तो इसी को आप इस तरीके से बना लो, चाहिए राइट एंगल कुछ नहीं है, ठीक है। ये चाहे ऐसे बना लो फिगर, राइट एंगल राइट एंगल नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो चाहे ऐसे बना लो, राइट एंगल जब तक नहीं दे रखा होना तब तक आप मानेंगे नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मानेंगे इसके अंदर। अब गौर करके सुनना, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए तो क्या लगाना है, सिमिलरिटी। देखो जी, सिमिलरिटी लगाते हैं अपन, ऐसा करते हैं, ट्रायंगल लेता हूं जी मैं बीएमसी, ध्यान से आप फिगर की तरफ देखते चले जाना, ट्रायंगल बीएमसी, और एक ट्रायंगल लिया जी मैंने सी एन डी। तो देखो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, तो मैंने देखा कि ये एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो हाँ या ना। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, क्यों होंगे, बोलो हाँ या ना। यस, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली यानी कि इधर से मैंने सी रख लिया, इधर से भी मैंने सी रख लिया, ठीक है जी। अच्छा बताओ, जब दो पैरेलल लाइंस को एक रेखा कट करती है, ये इधर वाला कोण, ये इधर वाला कोण, ये रेखा के ऊपर, ये रेखा के नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके ऊपर, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल। तो ये इसी फिगर को खड़ा कर दो, अब इसी फिगर को खड़ा कर दो, इसी फिगर को खड़ा कर दो, ये लो जी और ये लो जी। तो कहने का मतलब ये कंफ्यूजन हो गया, मैंने इधर कर दिया। तो मुझे ये कहानी दिखाई दे रहा है आपको, एक अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है, वैसे दे भी रखा था यहाँ, तो या गलती से दे भी रखा था, ये गलती से दे भी रखा है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, बोलो बोलो बोलो, ये डबल हो गया, ये दूसरा नंबर का कोण हो गया, बोलो भैया दूसरे नंबर का कोण है। तो इधर से अगर एम होगा, इधर से अगर एम होगा तो उधर से एन होगा जी, ठीक है। और इधर जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो तीसरा कोण जब ऑटोमेटिक बराबर, सी एम बी, ठीक है, और सी एन डी, ये लो जी, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए हैं सिमिलर। एंगल एंगल और एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई तनिक सी भी दिक्कत नहीं। अब रख लो जी, देखो आप सीधा देखना, इधर से बीएम लूंगा आखिरी वाले दोनों, इधर से डीएन लूंगा आखिरी वाले दोनों। तो बीएम अगर 9 है तो डीएन 18 है, अगर ये 9 है तो ये 18 है, यानी ये वाली ट्रायंगल डबल हो रही है, ये वाली ट्रायंगल डबल हो रही है, 9 का 18 हो रही है। अगर इधर से मैं पहला तीसरा बीसी लेता हूं, इधर से मैं पहला तीसरा बीसी लेता हूं, तो इधर से सीडी लूंगा पहला तीसरा, इधर से पहला तीसरा सीडी लूंगा। बीसी अगर 5 है, बीसी अगर 5 है तो सीडी कितना होगा, बोलो दोस्त बोलो, सीडी 10 होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दो मुझे। समझ आया कि लिखूं, समझ आया कि लिखूं, समझ आ गया ना। हाँ, कुछ बच्चों ने बोल दिया है, ठीक है। देखिएगा, एक भी बच्चे को दिक्कत हो तो बताते चले जाना, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जब सिमिलरिटी पढ़ाया था, जब इसको प्रूफ करवाया था, बहुत डिटेल के अंदर मैंने हर बात बताई थी, ट्रायंगल की हर चीज की, मीडियन के ऊपर क्लास लगाई, एंगल बाइसेक्टर पे अलग से क्लास, सर्कमसेंटर पे अलग से क्लास, एक एक चीज के प्रूफ करा करा के कि जो हमारे लिए यूज में है, हर चीज नहीं, जो यूज की चीज है, और फिर हम आगे बढ़े। अच्छा जी, आगे अब देखना, मैं ऐसा कहता हूं, आप ट्रायंगल ले लो जी ए ई और डी, आप ट्रायंगल ले लो जी ए ई डी, और एक ट्रायंगल ले लो बी एम डी, एक ट्रायंगल ले लो जी बी एम और डी, एईडी बी एम डी, एईडी और बी एम डी, समझे मेरी बात को। तो सोचो एक बार, क्या ये वाला पूरा कोण, ये वाला कंप्लीट एंगल, ये वाला क्या इस एंगल के बराबर नहीं होगा? अगर आपको ये 90 दिखाई दे रहा है तो ये भी 90 दिखाई दे रहा, नहीं तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। भाई साहब, दो लाइनें खींची जाती हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी लाइन के नीचे, तो ये दोनों ऐसे लाइन है, ये लाइन के राइट में, लाइन के राइट में, तो ये भी लाइन के राइट में, लाइन के राइट में, तो लाइन के राइट में। तो बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो, यहां तक की बात, यहां तक की मैं उम्मीद करता हूं आपको कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई, इधर ई है तो इधर एम है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी बराबर रहे होंगे क्या? ये दोनों भी बराबर रहे होंगे, बोलो दोस्त बोलो बोलो। कोरस्पोंडिंग एंगल, फिर से वही सेम कोण, संगत कोण, और डी कॉमन एंगल, तो ये तो अपन ने शुरू में ही सही लिख ली थी सिमिलरिटी, ये तो अपन ने शुरू में ही सही लिख ली थी सिमिलरिटी। बोलो बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये कहानी समझ में आई कि यहां से अगर मैं एई लेता हूं 15, एई या मैं लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, एक बार डायरेक्ट बताते हैं अगर समझ में आ गई तो। एई 15 है तो इधर से बीएम लेना पड़ेगा 9, इधर से बीएम लेना पड़ेगा 9, यानी इधर वाली साइड अगर 15 है तो इधर वाली साइड 9 है, यही बोला। यानी इधर वाली साइड अगर 5 है तो इधर वाली साइड 3 है, इधर वाली साइड अगर 5 है तो इधर वाली साइड 3 है। अच्छा जी देखो, मुझे एडी निकालना है, पहला तीसरा, अगर फर्स्ट थर्ड ले लिया मैंने, फर्स्ट थर्ड ले लिया, तो इधर से फर्स्ट थर्ड बीडी हो जाएगा, इधर से फर्स्ट और थर्ड बीडी हो जाएगा, बोलो दोस्त बोलो। तो एडी है, ये बीडी है, तो बीडी इसने कितना दे रखा है 15, बीडी कितना दे रखा है जी 15, बीडी
बीडी, बीडी कितना दे रखा है 15, 3 का मान 15 है, कितने गुना पर बैठा है 5 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 5 गुना होकर कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 25। बोलो अगर बात बिल्कुल सहमत हो, बिल्कुल अच्छे से अगर क्लियर है तो आप मुझे हाँ ना यस नो लिख सकते हैं। क्या लिख के बताऊं? मुझे नहीं लगता कि लिख के बताने की जरूरत है, ये लिख के ही तो बता दिया, बहुत सारी चीजें बता दी। अब हम इतनी सिमिलरिटी पढ़ने के बाद भी हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि ए ई बाई बी एम इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। अब ऐसे थोड़ी लिखते फिरेंगे यार, ऐसे लिखते रहेंगे तो फिर कब तक हम, ये तो 7वीं 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी लिखता ही ना था, ये तो लिखना नहीं है। अब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। चलो जी, अच्छा ये तो हम तो पीछे से चले हुए हैं, ये लीजिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा फिगर बनाने वालों ने, फिर भी ठीक है, समझ आ गया होगा। ये वाली साइड 12 है, ये वाली पूरी साइड 6 है, ये वाली साइड बतानी है। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/x, ये वाली साइड प्लस 1/y, ये बाहर वाली साइड इज इक्वल टू 1/z। तो कितना बन जाएगा x प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z। तो z इज इक्वल टू कितना बन जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सर ये कैसे हुआ? देखो, अगर ये चीज तो पहली बात आपको याद रखना है, कैसे हुआ वो मैं भी बता देता हूं, लेकिन याद रखना है, याद करना है। याद करने या जो चीज मैं याद करने के लिए बोल दूं वो कर देना, क्योंकि देखिए कुछ चीजों के हमने प्रूफ किए लास्ट में भी, तो वो चीज हमने याद ही तो की है। जो चीज मैं याद करने के बोल दूं, जब 3 रेखाएं, देखो 2 ट्रायंगल है, याद रखने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है जी, ये इसके पैरेलल है, एक लाइन इसके बेसमेंट को मिलाओ, अगली लाइन इसके बेसमेंट को मिलाओ, दोनों के बेस से ट्रायंगल उठे हैं। और जब जो ये मिडल लाइन बचती है भाई साहब, जो ये मिडल लाइन बचती है, इस मिडल लाइन को आप क्या करेंगे जी, इस मिडल लाइन को आप क्या करेंगे, इस मिडल लाइन को आप टच कर लेंगे। तो यानी कि अब ये हो गया है, तो यहां से अगर मैं कह सकता हूं कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। ऐसा हुआ क्यों है? वही सिमिलरिटी कंसेप्ट के थ्रू ही इसको जब प्रूफ करेंगे ना, यही तीनों ट्रायंगल जो मैंने अभी ये यहां पर की है ना अपन ने, यहां पर ये वही तीनों ट्रायंगल्स उसी हिसाब से आपको प्रूफ करनी है। तो यहां से x की जगह दे रखा है 12 गुना 18 डिवाइडेड 18 प्लस 12, और 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12 हो जाएगा जी 30। तो 6 से जाएगा 5 बार, 6 से जाएगा 3 बार, 12 3 36, तो आंसर आ जाएगा 36 बटा, आंसर आ जाएगा 36 बटा 5। बोलो बात अगर क्लियर है तो यहां तक ठीक है। बिल्कुल ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई खास बात नहीं है, चीजों को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन प्रूफ करने में वही हुआ, देखो ये सब 6 का क्या यूज आया, अरे ये सिमिलरिटी के लिए तो दे रखा है, ये जो हमने मेथड यूज किया साथ जरूरी थोड़ी है सारे बच्चे इसी मेथड से करेंगे, लेकिन हाँ जीतने वाले बच्चे इसी मेथड से करेंगे। जिन बच्चों को जीतना है ना वो किंतु परंतु नहीं रखेंगे। जीतने वाले लोग बोले कि जो दिल्ली जल्दी पहुंचना चाहता है, बोला वो तो हाईवे से जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी सभी लोग हाईवे से जाएंगे, कोई साइडों से जाएगा, कोई कैसे जाएगा। जिसको जल्दी जाना बोला एरोप्लेन से जाएगा, तो सारे लोग एरोप्लेन से थोड़ी जाएंगे, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई कैसे जाएगा। तो इसमें ये तो इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है यहाँ पर कि ये भी है, नहीं तो फिर इसका जब यूज करेंगे, इसका यूज करने का कोई लॉजिक नहीं, आप डायरेक्ट याद रखना। कहोगे तो मैं प्रूफ करा देता हूं। अच्छा आप देखो, एक मिनट रुकना यार, एक बच्चा बहुत देर से फोन किए जा रहा है, आप तब तक इस क्वेश्चन को करो, ये बेचारा परेशान हो रखा है। हेलो, बोलो बोलो भाई, नहीं बताइए जल्दी बोलो ना अगर कुछ बात है तो। आप 10 10:30 के बाद कॉल करना। नीचे दी गई आकृति में एंगल ए बी डी और सी डी बी, ए बी डी और सी डी बी 90 डिग्री 90 डिग्री, और पी क्यू डी बी ये 90 90 90 दे रखा है जी। ए बी रेशियो सी डी 3:1 है, ये अगर 3 है तो ये 1 है, तो सी डी और पी क्यू का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। सी डी और पी क्यू का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। आगे ध्यान, क्या निकाल पाएंगे? अभी बताया था एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 0.75 आ गया। अब इसने बोला कि सी डी कितना है जी 1 है, रेशियो में 0.75। बोलो 1 रेशियो में 0.75। क्या बात आपको समझ आई है? क्या बात आपको क्लियर हो गई है? फटाफट मैंने क्या लिखा है बोलो। अगर जिस बच्चे, एक बात हो, जिस बच्चे ने अभी ये याद कर लिया, जिस बच्चे ने याद कर लिया उसके लिए क्वेश्चन क्या, कुछ नहीं। और जिस बच्चे ने याद नहीं किया वो क्या करेगा? सबसे पहले देखो मैं बताता हूं, ए बी डी को उठाएगा और
पी क्यू डी को उठाएगा। पहले तो इनको सिमिलर प्रूव करेगा, यहां से बीडी का मान आएगा, यहां से क्यूडी का आएगा, ठीक है। एक जगह पी क्यू का आएगा, एक जगह ए बी का आएगा। अगली बार एक और चीज उठाएगा, वो सी डी बी, और अगली बार एक और चीज उठाएगा, वो पी क्यू बी, और फिर इन दोनों को कंपेयर करवाएगा और उसके बाद रिजल्ट लेके आएगा। और फिर बाहर आके क्या बोलेगा, पेपर बहुत लेंथी आ रहा है भाई, पेपर में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल आपने बना दिया, क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, सोल्यूशन मुश्किल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मैं हम लोगों ने इतनी बेहतरीन अब किताब भी तैयार कर दी ऑफलाइन के लिए, सब कुछ मैंने बोला कि 99% क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आसान हैं, लेकिन मार्केट में ना जो सिर्फ 5% बच्चे होते हैं, 5% बच्चों के पास ही इस तरह के सॉल्यूशन है, बाकी 95% बच्चे तो नॉर्मल है। हाँ, बेसिक वाली चीजें सबके पास एक जैसी होती है, लेकिन जैसे जैसे चीजें थोड़ी 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 आगे बढ़ती रहती है, फिर सबकी सीक्वेंस अलग अलग हो जाती है। कहते हैं ना कि जब 3 किलोमीटर की रेस होती है तो शुरुआत में सब बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है फिर सब अलग 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 होने लग जाते हैं। तो यही गेम है। तो यहाँ आपको बस मेरे साथ साथ चीजों को रिवाइज करते चले जाना है। बोलो जी, ट्रायंगल एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी 5 है, बी सी 8 है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 60 डिग्री है। तो ए सी किसके बराबर होगा, तो ए सी किसके बराबर होगा, बोलो भाई। अगर आपको समझ आ रही है कहानी तो बोलो। जब कुछ भी ना लगे तो सिमिलरिटी लगानी है। सिमिलरिटी इसके अंदर लगेगी कैसे, 1 मिनट में सोचता हूं, तब तक आप यहाँ पे आ जाओ, छोड़ो उस चीज को तब तक। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ये निशान जो है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का निशान है। यहाँ पर सिंपल आप ये पढ़ेंगे एम एन सी बी, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल का निशान है। बताओ बताओ बताओ, 1 मिनट का वेट कर रहा हूं मैं आपका। क्या बनेगी बात, हाँ पिछले का आपने 7 आंसर दिया क्या, बिल्कुल आदित्य, कोसाइन रूल लग के आ जाएगा आंसर तो। लेकिन अभी मैं पहले सिमिलरिटी को देखना चाह रहा था, इस वजह से मैंने वो बीच में कोसाइन रूल वाला क्वेश्चन को हटा दिया है, बस यही रीजन था। नहीं तो मैं कोसाइन रूल को बीच में फिर टाइम, वो कहता ना कि दिमाग सा बदल जाता है, जो बच्चा पहली बार सीख रहा है उसके लिए समस्या हो जाती है। फिर ए, ये बी, ये सी, डी और ई भुजा ए बी तथा ई सी पर स्थित है। डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर स्थित है, डी और ई, और ठीक है जी। एम तथा एन भुजाएं बी डी और ई सी पर स्थित है, ये डी हो गया जी, ये ई हो गया जी। ये डी और ई हो गया जी। अब ये कह रहा है एम एन बी सी का 400 दिया गया, नहीं भाई 400 तो नहीं होगा जहां तक मेरे को आइडिया है, बाकी अभी देखते हैं। अभी रुको, एडी अगर 2 है तो डी भी 3 है। एम तथा एन भुजा बी डी, एम, ये एम ले लो और जी ये एन ले लो, ये एम ले लो, ये एन ले लो, ठीक है। ए डी 2, डी बी 3, ठीक है जी। डी एम 4, तो एम बी 5, ये भी ठीक है जी। देख लो देख लो, ए एम एन, ए एम एन, और इसने बोला बी डी पैरेलल है एम एन के, बी डी बी सी मिलेगा ये यार,
बीडी नहीं, डीई मिलेगा। ये यहां गलत लिखा हुआ है, ये डीई मिलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बीडी पर पॉइंट और इसके पैरेलल भी हो। मैंने कैसे पहचाना कि एम बिंदु जब है ही बी के ऊपर तो बीडी के पैरेलल कैसे हो सकता है? तो ये डीई मिलेगा यार, यहाँ पर तो टीई मिलेगा, जहां तक मुझे 100% आइडिया है। कुछ बच्चों का आंसर हो सकता है गलत आया हो, लेकिन अपन इतना तो आप भी सोच पा रहे हैं, थोड़ी सी टाइपिंग एरर जरूर होगी यहाँ, कि जब बी के ऊपर ये पॉइंट है ही तो फिर इस लाइन के पैरेलल तो हो ही नहीं सकता। जिस रेखा के ऊपर ही जाके वो बिंदु स्थित हो गया उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता यार, बिल्कुल ही नहीं हो सकता फिर तो। अब अगर वो ये कह रहा है कि बताइएगा ए एम एन का क्षेत्रफल इतना है। देखो यार, ये टोटल 3 है, ये कितना है, ये 4 है, ये 5 है। 4 और 5 टोटल कितना हो गया? 4 और 5 ही टोटल 9 हो गया, लेकिन हकीकत में कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अगर मैं 3 को 9 कह रहा हूं, 3 को 9 कह रहा हूं तो 2 को मैं 6 कहूंगा फिर तो। बोलो दोस्त, 2 को मैं 6 कहूंगा। अगर मैं 3 को 9 कह रहा हूं तो 2 को 6 या 9 को 3 कहूंगा तो फिर भैया 2 का 2/3 कहूंगा। इसलिए मैंने डिवाइड में जाने की बजाय मैंने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना बेहतर समझा कि ऊपर वाला 2 तो नीचे वाला 3, लेकिन कह रहा नीचे वाला 9 है तो मैंने बोला ऊपर वाला 6 होगा। रेशो तो 2 3 में ही बदल गया। ठीक है जी। ए एम एन का एरिया आपको दे रखा है, तो अब मैंने देखा ए एम एन यानी ए एम कितनी है? 6 और 4 10 हो जाएगी। तो एम एन सी बी तो छोटे ट्रायंगल का एरिया 10 का स्क्वायर और बड़े ट्रायंगल का एरिया है 15 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर अगर 100 है तो 15 का स्क्वायर। ये ट्रायंगल ए एम एन का एरिया मैंने निकाल लिया, ये ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मैंने निकाल दिया। 10 का स्क्वायर 100 है, 15 का स्क्वायर 225 है। अगर ये 100 है तो 225, तो इसका मतलब 125 हो जाएगा। ये 100 है तो 125 हो जाएगा। 100 हाँ, अब नेटवर्क आ गया होगा यार, ये बीच में नेट चला गया था, इसको थोड़ा डांट दो, डांट दो, बंद मत करो तो नेट बस। ठीक, नेट आ गया ना? अरे यार मैं तो अटक क्या गया देखो, अब 100 का मान आपको दे रखा है 800 और 100 का मान अगर 800 दे रखा है 8 गुना पर बैठा है, तो मुझे खुद बताओ अगर ऊपर वाले का 100 होगा तो सिर्फ एमएनसीबी का कितना होगा? 125 होगा। और 125 का भी 8 गुना करूंगा तो 1000 आएगा। ये चीज को मैं दोबारा बताऊं कि आपको समझ आ गई, क्योंकि बीच में नेटवर्क चला गया था यार, मैं फिर नेट को चेक करने चला गया। क्या ये आपको समझ आ गया है? दोबारा बताएं। चलो जी दोबारा बताते हैं, बिल्कुल दोबारा बताएंगे, आप टेंशन नहीं ना लो इस बात की, बिल्कुल दोबारा बताएंगे। देखो मैं यहाँ स्लाइड लगा देता हूँ और एक एक बात को समझाता हूँ। देखिए इसने क्या बोला है, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, ये कह रहा है कि एक पॉइंट ये डीई ना इसके पैरेलल है जी, पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बीडी के ऊपर एक और बिंदु है जी एम, बीडी के ऊपर एक और बिंदु है जी एम। ध्यान से समझना, आराम से समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन कोई खास है ही नहीं, ये तो बीच में नेटवर्क ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये एन, ये एम एन ही दे रखा है जी, बिल्कुल सर एम एन दे रखा है। अब मेरी बात को सुनना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है आपने, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात में आपने चीजों को सीखा है। क्या चीज सीखी है? ये कह रहा है जी एडी अगर 2 होगा ना, इसने बोला अगर एडी 2 है तो दोस्तों जो बीडी होगा ना ये 3 होगा। बोला जी ठीक है। अब दूसरी बात उसने क्या बोली, ये कह रहा है कि अगर ये 4 है तो ये 5 है। मैंने देखा अगर ये 4 तो ये 5, ये 4 तो ये 5, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 हो गया टोटल। ये 4 ये 5, ये 4 और ये 5 तो टोटल 9 आ गया। देखो अब मैं कह रहा हूं ये टोटल 9 है, 3 का मान 9 है, तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर ग्रीन वाला ये 4 मानता, ये 5 मानता, तो ये कितना मानना पड़ेगा? 6 मानना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ में आएगा? बस मुझे ये बता दो, बात समझ में आ गई यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ अब ट्रायंगल लेता हूं, मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूं आपके सामने ताकि आप उस बात को और बेहतर समझ पाए, बीच की सारी लाइनें हट जाएंगी। ए बी सी मैंने ले लिया जी एम और एन, सिंपल। ये हो गई जी 10 और ये हो गई जी 5। जब एक त्रिभुज, क्या एक बात बताओ, एंगल ए कॉमन है जी दोनों जगह, एंगल बी इधर, एंगल एम इधर, एंगल सी इधर, एंगल एन, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई? बोलो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई? क्या ये भी बात समझ में आ गई? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। और अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई और ये थर्ड कॉमन एंगल हो गया, तो अगर कोई दो त्रिभुजें सिमिलर होती है तो इस बात को भी मैं प्रूफ करा के आया था कि एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है, मतलब अनुपात में होता है। तो अगर मैं छोटे ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए एम एन, एक मैंने यहां से ले लिया जी ट्रायंगल ए एम एन, और एक मैंने ले लिया जी ट्रायंगल ए बी सी,
और इससे ही मैंने फिर ये निकाल दिया जी क्वाड्रिलेटरल बी एम एन सी। तो देखो ए एम एन 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और ए बी इधर से मैंने ए एम ले लिया, कोई भी चीज ले लो, इधर से ए बी ले लो, ए बी 15 है तो 15 का स्क्वायर 225। अगर एबीसी 225 है, अगर एबीसी 225 है, 225 में से 100 तो यही है, 225 में से 100 तो यही है। अगर 225 में से 100 ये चीज है तो इसका मतलब नीचे वाला कितना बचेगा जी, 125 बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन एक्चुअली में कह रहा है जी एएम है ना, ये 100 नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ जी 800 है। तो मैंने बोला सर आप इसके 8 गुना पर करके बैठे हैं तो हम इसके 8 गुना कर देंगे, तो ये लो जी टोटल आपका आ जाएगा 1000। बोलो भाई, टोटल आपका आ जाएगा 1000। बहुत क्लियर होगी बात सभी बच्चों को। चलिए जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आगे ये लीजिए। अच्छा मैंने आपको कोसाइन रूल सिखाया था, एक बार बस हाँ ना यस नो बता देना मुझे कि कोसाइन रूल सिखाया था क्या। अरे याद है नहीं है उस चीज के ऊपर मत जाना, बस मैं ये पूछ रहा हूं कि कोसाइन रूल सिखाया था ना। किसी बच्चे का कमेंट आया नहीं यार, मुझे पता चल गया कि याद नहीं है, फिर बोले सिखाया था तो सर बोलेंगे नहीं नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, दोबारा सिखा दूंगा, बस मुझे ये बता दो कोसाइन रूल सिखाया था कि नहीं सिखाया था। चलिए ठीक है सिखाया था, ठीक है मैं बोलूंगा नहीं, वैसे टेंशन ना लो। ये जो बीच वाला क्वेश्चन था ना, तो पीछे हम क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, ये बहुत आसान, ये कोसाइन रूल का ही तो क्वेश्चन है कि जब दो साइड दे रखी हो और बीच का एंगल दे रखा हो, दो साइड दे रखे बीच का एंगल दे रखा हो, सामने वाली भुजा निकालनी है, तो कोसाइन रूल का ही क्वेश्चन होता है। कोसाइन रूल क्या होता है मेरे भाई, कोस थीटा जो भी एंगल है इज इक्वल टू आजू बाजू वाली भुजाएं, आजू बाजू वाली भुजाएं, अब ए के सामने ए मानो, सी के सामने ए, तो यहां है ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में सामने वाली भुजा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ये दोनों भुजाएं। सीखो 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 ध्यान से। क्या जैसे अगर ये थीटा दे रखा है तो ए के सामने ए हो गया, सी के सामने सी हो गया, बी के सामने बी हो गया। कोसाइन कुछ कोई भी जब दो साइड और उनके बीच का कोण दे रखा हो ना, तो तीसरी साइड निकालनी है तो कोसाइन रूल के थ्रू आती है। दो साइड और तीसरी भुजा अगर दे रखी, दो साइड और उनके बीच का कोण दे रखा हो तो ये आती है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा क्या होगा, इसके आजू बाजू वाली भुजाएं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, डिवाइडेड बाई 2ac, बोलो डिवाइडेड बाई 2ac। क्या बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आ गई भैया। तो हाँ बिल्कुल, अब जो भी आंसर आएगा आंसर तो आ जाएगा, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हैं कोस 60, कोस 60 कितना होता है जी 1/√2 सर, नहीं 1/2, 1/√2 क्यों 1/2 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर है ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में बी स्क्वायर 64 प्लस 25 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 प्लस 25 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये 5। अब अगर मैंने देखा 2 से कट गया जी, तो ये 40 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 64 और 25 89, 5 4 9 6 8 89 और माइनस में बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो इक्वल टू 49 और बी सी इक्वल टू कितना बन जाएगा, डी सी इक्वल टू 7। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, क्या सभी को प्रूफ समझ में आ गया ना। ये चीज देखो प्रूफ कराई थी लेकिन आपने एक चीज फील की, अब आप मेरी बात को धीरे धीरे मानने लगेंगे। उस प्रूफ का तनिक सा भी याद है, और पता है तो मैंने प्रूफ कराया था ऐसा क्यों हुआ, उस प्रूफ का तनिक सा भी याद नहीं है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन माइंड की बात है कि भाई हमें काम की चीज ही ध्यान रहती है। तो हाँ बीसी एसी आएगा, हाँ, मैं बी लिखना था यहाँ पे, मैं गलती से सी लिख दिया, मैं बी लिखना चाह रहा था। देखो अब मैंने यहां से मैंने क्या बोला कि आप सिर्फ काम के आगे से हमेशा ध्यान रखना। वैसे तो थोड़े मोटे प्रूफ की जरूरत हम लोग यही करते हैं कि बच्चे के माइंड में ही रहता है सर कहां से आया, बाकी टॉपिक्स में तो ऐसा होता ही नहीं, वो पूछता ही नहीं कहां से आया और जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत यहाँ भी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कुछ चीजें फिर क्या होती है कि सर पता चल जाए तो अच्छा लगता है। अब देखो ये चीज का पता करना और ना करना कोई फायदेमंद बात नहीं रही हमारे लिए कि यार कोर्स आया कहां से, लेकिन याद रह जाए वो फायदा है। तो जब भी कभी दो साइड और एक एंगल दे रखा हो मेरे दोस्त, तो आपको ऐसा कर लेना है। चलो क्या बात समझ में आ रही है सभी को, क्या आगे बढ़ूंगा मैं। अच्छा चलो मुझे एक आप ईमानदारी से आंसर निकाल के बताएंगे, आप ईमानदारी से सभी बच्चे आंसर, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, मैं तो ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके सामने ही बना रहा हूँ क्वेश्चन। 30 5 और 7, बताओ जी, बताओ जी फटाफट, फटाफट आंसर बताना सभी बच्चों को, और देखता हूँ सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देगा। मैं वेट करूंगा भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। बताओ शाबाश।
√74 माइनस 35 √3। चलो देखते हैं cos 30 √3/2, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 5, 7 35 35 दूनी 70, 2 से कट गया 2, ये लो जी 35 √3, 35 √3, ये 50 हो गया जी, 74 माइनस ए स्क्वायर। नवीन ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई नवीन, बहुत बढ़िया, तुम तो यार कमाल ढा दोगे, मेरा नाम रोशन करोगे, वेरी गुड, शाबाश, हीरे हो तुम, हीरे। संजीव कुमार भी आंसर देने में सफल रहा, बाकी लोग देखने में सफल रहे। ये दोनों क्वेश्चन करने में सफल रहे, बाकी लोग दर्शक बने रहे, दर्शकों को भी शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनको लगा यार कैलकुलेशन ही तो है, फटाफट लिख दो, और उनको पता था कैलकुलेशन उल्टी सुल्टी हो सकती है, सर ने तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन उठा के तो दिया है, कौन सा सर ने चेक करके आए थे, बस मैंने ऐसे मन किया तो 5-7 लिख दिया, मन करके 11-12 लिख देते, मुझे लगा 11-12 बड़ी कैलकुलेशन होगी, 5-7 छोटी कैलकुलेशन है, ये लिख देता हूं, किया करो, जब तक करेंगे नहीं तब तक चीजें बढ़ेंगी नहीं। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 145, बोलो दोस्तों बोलो, क्वेश्चन नंबर 145। 145, जब कुछ ना लगे तो समझ जाना क्या लगेगा, सिमिलरिटी। जब कुछ ना लगे तो समझ जाना क्या लगेगा, सिमिलरिटी। और यहाँ तो सिमिलरिटी लगाना आसान है, वेट कर रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का वेट है आपका, करो शाबाश, करो मेरे भाई, वेट कर रहा हूं मैं, करो शाबाश, करो। आसान क्वेश्चन है, सिमिलरिटी मैंने ये बता दिया, जब कुछ दिमाग में आए तो सिमिलरिटी, और 100% सिम, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, एक 90-90 कॉमन हो गया, 90-90 कॉमन हो गया, एक कॉमन एंगल हो गया, एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी आराम से चीजों को आप कर सकते हैं। इधर से ई लिखो जी, इधर से ए लिखो जी, इधर से भी ए लिखो जी, सी ए बी, ई ए डी, ये लो जी सिमिलर, ये लो जी सिमिलर, ई ए डी और सी ए बी सिमिलर हो गया, ई ए डी और सी ए बी सिमिलर हो गया, बोलो दोस्त बोलो, हाँ ना यस नो, बोलो आप तो हाँ भरो बस, सर हो गया। अगर ये हो गया सिमिलर तो बताओ ए ई तो बताना है, तो ये तो लेना ही लेना है, ई ए पहले दोनों तो यहाँ से भी पहले दोनों, ए ई डिवाइडेड बाई ए सी 5 है। अगर मैं यहां से आगे बात करता हूं, एडी, एडी ठीक है जी, तो इधर से ए बी ले लेंगे, ए बी तो दे नहीं रखा है, डी ई ले लो जी, सिर्फ इतना ही दे रखा है यार, एक चीज तो और भी तो दे रखी होगी, और चीज की जरूरत ही नहीं है, तो हमको करना क्या पड़ेगा। देखो ये 5 है, एसी 5 है, एसी 5 है, और बीसी 12 है, और 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो 13 हो जाएगा, ए भी 13 हो गया, तो यहां से अगर मैं देखूंगा ए भी 13 होगा कंप्लीट, तो ए और ये हो गया, अब मेरे को निकालना क्या है, ए तो हो गया, अब देख लो ए डी और ए बी, ए डी 3 हो जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूं ए डी डिवाइडेड बाई ए बी, ए डी 3 हो जाएगा, तो ए बी 13 हो जाएगा, तो 5 किया 15, तो इसकी जगह ये तो लिखा है, तो ए इज इक्वल टू 15 बटा 13, ए इज इक्वल टू 15/13, 15 बटा 13, बोलो ए 15 बटा 13 ही तो पूछा था उसने। जब कुछ ना लगे तो सिमिलरिटी लगेगी, बस इस बात का ध्यान रखो, बताओ शाबाश बताओ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डीई बीसी के समानांतर खींची गई, डीई पैरेलल टू बीसी हो गया, एडी अगर 2 है तो बीडी 3 है, एडी 2 है तो बीडी 3 है, एडी 2 है तो बीडी 3 है, तो डीबीई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है जी, डीबीई का क्षेत्रफल ये वाला कह रहा है वो। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर तो अपन बाद में बात करेंगे, सबसे पहले देखो, क्या मुझे एक बात बताओ, जब कुछ भी समझ में आए तो क्या करना है, सिमिलरिटी, ये बात समझ में आ रही हुई है। तो अगर क्या मैं आपको बोलता हूं एडीई और मैं बोलता हूं एबीसी, क्या दोनों सिमिलर है क्या, एडीई और एबीसी दोनों सिमिलर है क्या, बोलो भाई, एडीई और एबीसी दोनों सिमिलर है। अगर दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो ही, इनका साइड का रेशियो, एडी वाली साइड अगर 2 है तो एबी की साइड कितनी आएगी, 5 आएगी, एडी अगर 2 आएगा तो एबी कितना आएगा, 5 आएगा, तो इसका एरिया अगर 4 आएगा तो इसका एरिया दोस्त 25 आएगा, एरिया 4 आएगा तो इसका एरिया 25 आएगा, लेकिन इसने बोला 25 ना होकर जी एरिया कितना है सर, एरिया तो 150, कितने गुना पर बैठा, 6 गुना, तो दोस्त 4 का भी 6 गुना अगर मैं करूंगा तो 4 का 6 गुना तो 24 हो जाएगा, बोलो दोस्त, तो एडीई का 24 आ गया। अगर एडीई का 24 आ गया है तो अब मैंने अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ कर ली, अब मैंने क्या बोला, हाइट ऑफ एडीई और डीबीडीई आर सेम, हाइट ऑफ ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीडीई आर सेम, दोनों की हाइट बराबर है, क्योंकि यहां से अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर लगेगा, एक ये अधिकोण त्रिभुज हो जाएगी, और वो भाई तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर मैं बात करता हूं एडीई और बीडीई, एडीई और बीडीई, ठीक है, सेम हो गई, हाइट सेम हो गई, तो मैं ये कहूंगा कि एरिया का रेशियो उनके बेस रेशियो पर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि देखो ट्रायंगल एडी का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस एडी इनटू हाइट, एक और दूसरे का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस बीडी इनटू हाइट, एच से एच कट गया, हाफ से हाफ कट गया, 2 का मान 24 है,
2 का मान 24 दे रखा है, 12 गुना पर बैठा है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बोलो अगर आपको ये कहानी समझ में आने लगी है तो। अरे समझ कैसे हो जाएगा राजेंद्र? कोई 63 लिख रहा है ना, बीडीई का बेस तो बीडीई तो है। एक का बेस ये मान लो बीडीई, और एक का बेस ये एडी मान लो बस। हाइट कहां बढ़ेगी सर? हाइट यहां बढ़ जाएगी क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज हो गया। अधिकोण में तो वैसे भी तो हाइट बाहरी जाती है, अधिकोण में तो वैसे भी तो हाइट बाहरी जाती है। बोले सर हमें तो ध्यान ही नहीं आ रहा। अरे एक बात बताओ, जब ये बताया था आपको ये वाला अधिकोण त्रिभुज है, ये वाला अधिकोण त्रिभुज है, जब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर निकलवाया था तो क्या ऑर्थो सेंटर जो ये हाइट अपन ने खींची थी, ये हाइट अपन ने खींची थी, ये बाहरी तो गई थी यार, इसको ऐसे बढ़ाया था यहाँ से पीछे, याद आ गया? ये बाहरी तो गई थी, तो अधिकोण त्रिभुज में तो वैसे भी हाइट बाहर जानी है। अब यहाँ से एक ट्रायंगल ये दे रखा है जी आपको बीडीसी, ये बी दे रखा है, वहां ये डी दे रखा है, ये सी दे रखा है, इसकी हाइट तो वैसे भी बाहर जानी है दोस्तों। ये फिगर है वहां, ये फिगर है, ये मैंने ये परपेंडिकुलर बना दिया, ये बीडीसी है, ये एडीसी है, तो एडीसी के तो अंदर बन जाएगी और बीडीसी के बाहर चली जाएगी, लेकिन हाइट तो सेम रहेगी। तो हाइट अगर सेम रहती है तो एरिया का रेशियो उनके बेस रेशियो पर है। तो आप खुद सोचो, मैं ये हाफ नहीं भी लिखता तो कौन सा मेरे को नुकसान हो जाता? इधर से भी आप नहीं लिखता, फिर मैं अगर इधर भी मैं एच नहीं लिखता तो इधर भी नहीं लिखता, खत्म कहानी। तो यहाँ से तो कहानी तो यही है, 2 का मान 24 तो 3 का मान 36, उसको लिख दोगे तब भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तब तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या समझ पाए क्या? अरे बोलो मेरे भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बोलो जी। ट्रायंगल एबीसी, एक लाइन है ए बी और सी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, जो त्रिभुज को बराबर भागों में विभाजित करती है, त्रिभुज को बराबर भागों में विभाजित करती है, बराबर भागों में विभाजित करेगी तो एडी बाई डीबी क्या होगा? त्रिभुज के एरिया को बराबर करती है क्या? त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ऐसा लिखता हूं मैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो एक बात देखो, अगर त्रिभुज का एरिया ये 1 है तो ये भी इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया टोटल कितना हो जाएगा? अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया 1 है, ट्रायंगल एडीई का, अगर त्रिभुज एडीई का एरिया 1 है तो त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? बोलो दोस्त, एबीसी का एरिया 2 हो जाएगा। अगर ये एबीसी का एरिया 2 हो जाएगा तो ये तो एरिया का रेशियो है, और अगर मैं यहां से साइड का रेशियो निकलवाऊं तो 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये रूट 2 हो जाएगा। बोलो, तो इसका मतलब है कि ये अगर 1 रहा होगा तो टोटल रूट 2 हो जाएगा। तो अब इसने बोला एडी, एडी तो 1 है, अब इसने सिर्फ डीबी पूछा है, सिर्फ डीबी पूछा है, ये वाला सिर्फ डीबी पूछा है, तो ये कितना बन जाएगा? रूट 2 माइनस 1, ये बन जाएगा रूट 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। क्या बात समझ में आई? 1 अपॉन नहीं भाई, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये तो 1 रेशियो, ठीक है, आपने 1 ऐसे अपॉन में लिखा, नहीं तो 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1, बात वही है, ठीक है ठीक है, आप भी सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ गई? चलो जी पीछे वाला क्वेश्चन पे आ जाओ सर, फटाफट आंसर बताओ मुझे, फटाफट आंसर बताइए सभी बच्चे इसका, सभी बच्चे मुझे बहुत झट से आंसर देंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ चट और झट से कौन आंसर देगा, और अगर चट और झट से आंसर नहीं दिया तो फिर कहानियां गड़बड़ा जाएंगी भाई। बोलो, बहुत फोन आते हैं, अब तो आने भी चाहिए, अब तो ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो फोन उठाया था ना, वो फोन पता किसका था? मैं तो उसको फिर ऐसे करके काटा, उसने बोला सर मैं स्टूडेंट नहीं बोल रहा, फिर मैंने उसका व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा, पता नहीं उसने लिखा रखा न्यूज़ 24 हेड है क्या कोई चैनल न्यूज़ 24? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ना न्यूज़ देखता हूँ लेकिन मैं अपडेट रहता हूँ, क्योंकि मुझे टीवी देखे पता नहीं कितने दिन हो गए न्यूज़ 24 कोई चैनल है क्या? न्यूज़ 24 हेड लिख रखा है, विजय मैंने क्या विश्वेंद्र लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था, है क्या? हाँ न्यूज़ 24 हेड। फिर मैंने बोला भाई, मैं तो उसको स्पीड लिया, कट कर दिया हमारे सामने कि भाई 10:30 के बाद करना, हमारे लिए तो हेड हमारे बच्चे ही हैं, हमारे बच्चे के वक्त हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, कोई न्यूज़ 24 हो चाहे कोई न्यूज़ 48 हो, है ना, और चाहे कोई न्यूज़ 210 हो। बोलो, डीई बीसी के समानांतर है जी, डीई बीसी के समानांतर है, डीई बीसी के समानांतर है। एडी अगर 6 होगा सर तो डीबी 7 होगा, ठीक है, तो एडीई, एडीई का 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और डीई डीई सीबी, डीई सीबी 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 में से 36 गया 13 आ जाएगा। बोलो क्या इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, चलिए इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे फटाफट आते चले जाओ, आपको बताते चले जाओ, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, फिर उसके भी और बड़े क्वेश्चन। आज मैंने जानबूझ के थोड़े छोटे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए कि आपको बहुत दिन हो गए थे सिमिलरिटी पढ़ाई, कभी आप सिमिलरिटी को भूल तो नहीं गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भूलेंगे नहीं भाई बिल्कुल भी। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जी, राइट एंगल एट ए बी और सी, एडी कर्ण के लंबवत है, एडी कर्ण के लंबवत का मतलब समझते हैं? तो इसने मुझे बोला है बीडी बाई सीडी क्या होगा, बीडी बाई सीडी क्या होगा? ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही बाहर है, स्क्वायर वाले ऑप्शन तो वैसे ही बाहर है, आपको मैंने सिखा रखी है ये बात, अगर याद हो तो। अभी 1 मिनट में याद करो, दिमाग पे जोर डालो, मैंने आपको 4 प्रॉपर्टियां सिखाई थी इसकी, 4, अगर आपको याद हो तो। बोलो भाई, 4 प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, किसी भी बच्चे को अगर याद हो तो। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को वो याद होनी चाहिए भाई, याद होनी चाहिए, याद नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा रे? याद दिलाऊं चारों की? सिर्फ ये सी होगा सर? मेरी इस बात को ये मत करना, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि ये नहीं हो सकता, हो सकता यही हो, चेक कर लेना अपना आराम से,
आराम से चेक कर लेना भाई, कभी हो सकता है यही हो, मैं तो ऐसे ही बोल दिया कि ये तो नहीं हो सकता, ऐसे हो क्यों नहीं सकता। जिस बच्चे ने वो जो प्रॉपर्टियां याद है ना, तो उसके लिए तो समस्या है नहीं। आप याद करो, मैंने एक चीज सिखाई थी, यहां से यहां और यहां से कंप्लीट। याद आया? याद आया कुछ? तो सी डी, और एक मैंने यही चीज सिखाई थी कि एक मैंने यही चीज सिखाई थी आपको, दूसरी मैंने बी पॉइंट से सिखाई थी, तीसरी मैंने, ये मेनली तीन प्रॉपर्टी थी। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है आप लोगों का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी से डी तक और डी से सी तक, तो बी से ए तक और ए से सी तक। चलो जी नेक्स्ट, फटाक दे सी। त्रिभुज एबीसी, बीडी और सीई दो माध्यिकाएं हैं, बीडी और सीई दो माध्यिकाएं जो एक दूसरे को ऊपर काटती हैं। ईडी अब इसने क्या बोला, एओ को एम पर काटता है, ईडी एओ को एम पर काटता है, ईडी एओ को एम पर काटता है। तो ए एम रेशो एम ओ बताओ कितना होगा? क्या बता रखा है क्या मैंने पहले? क्या बता रखा है मैंने? बता रखा है जी, बिल्कुल बता रखा है पहले। देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, बिल्कुल 3:1 होगा, पहले बता रखा है मैंने ये चीज आपको। जहां पर ये कट करेंगे, ये मीडियन जहां पर कट करते हैं वो होता है सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड इसको 2:1 में बांटता है। तो नीचे वाला अगर 2 होगा तो ऊपर वाला मैंने 4 मान लिया, ए ओ को मैंने माना 4 और ओ के आगे जो भी होगा इसको 2। अब एक बात देखो, अगर दो मिड पॉइंट आपस में, मैंने टोटल लाइन मान ली ए ए एल, मैंने टोटल लाइन मान ली यार ए एल। अगर ए एल अगर 6 है तो ए ओ 4 होगा और ओ एल 2 होगा, ठीक है सर। डी ई मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट को टच करेंगे, अगर मिड पॉइंट को टच करेंगे तो ये एम भी इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। आज का पहला ही क्वेश्चन यही तो था, आज का पहला ही क्वेश्चन यही तो था कि ये जो प्रूफ करा रहा था मैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये अगर ये मिड पॉइंट, तो ये दो दे रखे थे। अब इसके इन रेखाओं के बीच में आने वाली रेखाओं के भी ये मध्य बिंदु ही होंगे यार, अगर उन टॉप कॉर्नर से चीजें चली हुई है तो वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई यही तो था। तो मैंने ये आपको बता दिया क्या कि भाई ये अगर 4 है तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये टोटल 6 होगा, 6 का आधा ऊपर कितना कर दो 3, और यहाँ तक टोटल कितना बच गया, एक ही बच गया, तो आंसर कितना बन जाएगा 3:1। आंसर आ जाएगा 3:1। रिपीट कर दें? चलो फिर थोड़ा डिटेल के अंदर लिख देता हूं, मुझे लगा ये तो पहले फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि हो सकता है उस दिन आप नहीं होगे या जो भी, ये तो क्वेश्चन ही था। अभी आए हो ना, कोई बात नहीं, कोई अभी और 4 दिन के बाद समझ में आने लग जाएंगे आपको आराम से, क्योंकि ये चीजें तो वो करवा रहा हूं जो जिनका बेसिक में करवा चुका। बेसिक करवाने का मतलब जिनका थ्योरेटिकल सेक्शन में करवा चुका। आप जाकर इस जनवरी की पहली, दूसरी और तीसरी क्लास जरूर बच्चे बार बार देखो, सभी बच्चे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास बार बार देखो। ये 3 क्लासेज आपको जितनी बार देखेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज्योमेट्री में सिर्फ 3 क्लास है, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, उनको तो अच्छे से उनके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नहीं कह रहा लिखो, आप उन क्लासेज का स्क्रीनशॉट ले लो जो काम की बात है। जैसे मैंने जो समझा रखा उसको हटाओ लास्ट रिजल्ट का, और उनको क्या करो 3 दिन तक, जैसे रात में सोने लग रहे हैं, एक बार उस स्क्रीनशॉट को देख लिया, 15 मिनट लगेंगे आज आराम से स्क्रीनशॉट देखने में, अगले दिन आपको 12 मिनट लगेंगे, अगले दिन आपको 9 मिनट, फिर आप 5 ही मिनट के अंदर देख लेंगे, और फिर मेरी तरह आपको देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो 5-7 बार चीजों को देख लेंगे चीजें याद हो जाएंगी, आपको देखने की जरूरत थोड़ी रहेगी। 7 का पढ़ा घर वाले हमको हर रोज सिखाते थे, 8 का पढ़ा घर वाले हर रोज सिखाते थे, लेकिन उसके बाद सिखाने की जरूरत थोड़ी पड़ी। आज हमें 7 का पढ़ा याद रहा, उस दिन तो सुबह उठते घर वाले क्या बोलते थे, बेटा खेलने जाने देंगे, 7 का पढ़ा सुना दे, 8 का पढ़ा सुना दे। तो ये सारी चीजें अगर आप 3-4 बार चीजों को देख लेंगे तो कोई फिर परेशानी आनी नहीं है। तो आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को देख लेना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, अगर इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट आपस में मिलाया जाए, ये डी है, ये E है, इस साइड के मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट को अगर आपस में मिलाया जाए, मिल गया, तो जो ये होगा ना, ये इस रेखा के भी मध्य बिंदु को ही टच करेगा, इस रेखा के भी मध्य बिंदु को ही टच करेगा। हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या रखा होगा, तो मैंने बोला ये डी मिड पॉइंट मतलब मीडियन, मीडियन ही चलते हैं, माध्यिकाएं ही मध्य बिंदु बनाती है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही तो माध्यिका होती है। तो इसने बोला जी पहले तो मैंने बीडी खींचा, फिर मैंने जी सीई खींचा, और इन दोनों को अगर मैं मिलाया तो ये जो मीडियन बनेगा, जो ये मीडियन बन गया, ये सेंट्रोइड बन गया, तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा इसके भी मिड पॉइंट को टच करेगी, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, ये एंगल, ये ए मान लेता हूं, ये एम मान ले, ये कुछ भी मान लेता हूं, ये एल मान लेता हूं, ये ओ, चलो ओ मान लो, ये ओ और ये एल मान लेता हूं। तो जो ए ओ और ओ एल का जो रेशियो है ना, वो 2:1 है। ए ओ और ओ एल का जो रेशियो है वो 2:1 है। ये वाला अगर 2 है तो नीचे वाला 1 होगा, अगर ये ऊपर वाला 2 है तो ये नीचे वाला 1 होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अगर ये 2 है तो नीचे वाला 1 होगा, बात क्लियर हो गई? बोला जी ठीक है। तो मतलब मैंने देखा, मैं इसको 4 मान लेता हूं जी, इसको 2 मान लेता हूं, अपनी तरफ से मन मर्जी, चलो मत मानो सर, हम क्यों माने, मत मानो दोस्त। ए ओ और इस हिसाब से ए एल टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, और ए एल अगर टोटल 3 है तो ये जो ए एम होगा, एम मिड पॉइंट होगा, एम मिड पॉइंट होगा किसका, ए एल का, एम मिड पॉइंट होगा किसका, ए एल का, बोलो दोस्त। और एम अगर मिड पॉइंट है किसका भैया, ए एल का, ए एल का मिड पॉइंट है। अगर ए और एल का मिड पॉइंट अगर एम है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो
मतलब ये एल अगर 3 है तो एम कितना होगा, 1.5 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और अगर ये वाला 1.5 हो गया और एओ टोटल कितना है, एओ टोटल कितना है सर, एओ तो 2 है, अगर एओ 2 है तो इसका मतलब ये 0.5 हो जाएगा, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा, बोलो। ए ई ओ और ए डी ई क्या करें इनका, मुझे तो बताओ कि सर ये क्या लिखा है राजेंद्र आपने, मैं तो सिंपल एक मीडियन की प्रॉपर्टी के थ्रू सोल्व कर दिया, मुझे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो मीडियन की प्रॉपर्टी के थ्रू सोल्व कर दिया मेरे भाई, मैंने तो मीडियन की प्रॉपर्टी के थ्रू सोल्व कर दिया इसको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हो सकता है चीजें थोड़ी सी समझ आ गई हो, अगर नहीं समझ में तो एक बार वो पहली, दूसरी और तीसरी क्लास अगर समझ में नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड,